हेलो। हेलो। जी सर। जी। कैन आई स्टार्ट? हाँ, मुझे ना अपने वेबसाइट पे दो चीजें पूछनी थी। ठीक है। आ, अभी तो तो आप मैंने एक काम करो, स्क्रीन शेयर कर लो। और ज्यादा बड़ी चीज तो नहीं है ना? कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आप मेरे को यही से बताते जाओ। तो कांटेक्ट में जाइए एक बार, कांटेक्ट अस में। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे जो एंट्री करते हैं, अभी तो हम्म। मैंने यहाँ रखा है, ये दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ बाद में। हम्म। पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें जो एंट्री करते हैं, तो हम्म। वो जो कोई भी कस्टमर एंट्री करेगा तो वो मुझे कहाँ दिखेगा? कहाँ जाएगी? ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो मैंने कॉन्टेक्ट अपने होम पेज में ही डाला हुआ है, हम्म। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे के फुटर में डाल देता हूँ। ठीक है। तो अगर फुटर में डाल दूंगा तो कॉन्टेक्ट जैसे ही करेगा तो किसी भी पेज में रहेगा तो उसके होम पेज में आ जाएगा, उसके हम्म, फुटर में आ जाएगा। नहीं, वो हर एक पेज पे लिंक करना पड़ेगा, जैसे सेम उस पे। मान अच्छा। लो अगर टेस्टिमोनियल का पेज बिल्कुल डिफरेंट, मान लो टेस्टिमोनियल वाला पेज अलग है, तो हाँ यहाँ पर एक अलग से फुटर बनाना पड़ेगा और वो वहीं लेके जाओगे। विद इन पेज का मतलब विद इन पेज हैशटैग लगाया है ना? हाँ। हाँ, तो जब हैशटैग लगाते हैं तो वो सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिंक करता है, वो दूसरे के अंदर नहीं करता। अच्छा। हाँ, और अगर आपको दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मतलब दो अलग पेजेस को लिंक करना है तो वहाँ पे हाइपर टेक्स्ट लिंक लगता है। हाइपर टैग कैसे होता है वो? वो हाइपर लिंक लगता है, जैसे नॉर्मल लिंक नहीं देते, पूरा पूरा प्रॉपर एड्रेस हाँ देना पड़ता है। हाँ हाँ। हाँ, तो वो पूरा लिंक लगाना पड़ेगा। तो लिंक का मतलब होता है आपको कॉन्टेक्ट वाले पेज पर भेज दो। अच्छा। हाँ, तो ये फर्क है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इस जगह पे आ रहा है, तो मैं टेस्टिमोनियल वाले पेज पर भी क्लिक करूंगा तो शायद मेरे को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो ले जा रहा टेस्टिमोनियल तो कहीं और पे ही है, टेस्टिमोनियल का हमारा टैग नहीं, वो नहीं, लिंक नहीं दिया है। है। टेस्टिमोनियल अबाउट अस को लिंक नहीं अच्छा, दिया, तो ये तो यहाँ मैं अपना यहाँ पर यहाँ पर क्या है कि आपने हैशटैग। कॉन्टैक्ट हाँ, क्लिक करोगे ना तो नहीं जा रहा है। ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं ना इस वाले के अंदर कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। तो इस पेज हाँ। में भी आपको सेम सेम वो डालना पड़ेगा। अब ठीक है, मैं अब बता देता हूँ इसके अंदर कैसे कैसे क्या होगा। तो शॉर्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो लॉगिन कर लेते हैं पहले। क्यों दे रहे आपके यहाँ पे लॉगिन हो रहा है? देखूँ मैं। 0 आ रहा है, 520।
हाँ हो रहा है। ब्राउजर के अंदर कोई है? इंटरनेट के अंदर तो कोई इशू। कनेक्टिविटी दिखा रहा है, बाकी दिक्कत। कुछ इशू आ रहा है, साइट में ही कुछ इशू है अभी सर्वर में। मैं सेम ही जगह पे होस्ट है, यहाँ तो खुल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। साइट ओपन कर, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो है।
तो बल्कि आपके नेट की स्पीड तो बहुत अच्छी है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं। बल्कि ये मैंने वो लगा रखा है, बार क्या? 150 वाला हटा दिया था मैंने, 30 Mbps वाला कलेक्शन लगा रखा है, तब भी सही चल रहा है। अच्छा, पहले 150 था। हाँ 150 था। जरूरत ही नहीं पड़ती इतना, कौन सा हमने वो वेब सीरीज चला के बैठना है। वेब सीरीज तो हाँ हाँ। अनलिमिटेड। तो बस वही है, मोनी के लिए है वो ठीक ही, मतलब अगर जिसको HD कंटेंट देखना है, हमारे तो वैसे नॉर्मल ये चलता है, अपलोडिंग भी अच्छी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर थोड़ी सी दिक्कत थी कि जब एयरटेल वाला कनेक्शन था ना, तो वो अपलोडिंग स्पीड नहीं आती, तो वीडियो यहाँ से ट्रांसमिट होने में दिक्कत आती है, डिले चलता है। और इसका ये फाइबर ऑप्टिक सही है। हाँ ये बहुत बढ़िया है, मतलब लाइफ सेवर है, अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, और कनेक्टिविटी सुपर्ब है। और फोन भी दे रहे हैं क्या ये लोग? हाँ ये एक्चुअल में वो मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड फोन मिलता है आपको, तो एक अच्छा। अपने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, और हाँ, लैंडलाइन नंबर है उसको मोबाइल के थ्रू डायल वो कर सकते हो, डायल कर सकते हो कॉल। जैसे मेरे पास एक लैंडलाइन का सेट है तो उसमें जरूरत ही नहीं नहीं है। होगा। नहीं, अब है तो क्या करें? तो वो फिर आपको टीवी के साथ जो सेटअप बॉक्स मिलता है ना, वहां पे लगेगा, लेकिन उसके लिए वो फिर वो उनका टीवी लगाना पड़ेगा। तो फिर टीवी लगाना पड़ेगा। हाँ वो फिर वो 1000 रुपीज वाला प्लान है, उससे नीचे वाले प्लान में वो वर्क नहीं करता। ये कितने का प्लान है? ये ये अराउंड पड़ता है मेरे को 450 या 470 रुपीज मंथली। सर 13 रुपीज। हाँ जिसके अंदर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग है, अगर मैं आपको कॉल करूंगा ना, लैंडलाइन नंबर से कॉल जाएगी आपके पास। नहीं, और डाटा यूजेज, डाटा कितना है? अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। सबसे बड़ी बात है ना, अनलिमिटेड के साथ है ना, अपलोडिंग स्पीड भी सेम दे रहा है। हम्म। कि ऐसा नहीं कि मतलब एयरटेल कभी भी सेम नहीं देता, एयरटेल डाउनलोडिंग अच्छी दे देगा, अपलोडिंग के अंदर वो 1 Mbps से भी कम रखता है। हम्म। तो दिक्कत हमें तो घर जब स्ट्रीम कर रहे हैं तो आपका डेटा हमारे यहाँ पे अपलोड हो रहा है, हमारे यहाँ से जा रहा है, मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मेरा तो स्क्रीन का जो डेटा है वो कलेक्ट होकर वो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसमिट होगा ना। अगर हाँ, वो खुलने अ, का। वो अगर कम होगा तो मतलब आपके यहाँ पे अटकेगी, या फिर अटक अटक के स्क्रीन आएगी, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। ये खुल नहीं रहा है। देखता हूँ फिर मैं इसको बाद में ना वैसे समझा देता हूँ कि ये क्या कैसे तो और कहाँ जाएगा। ये जो वीडियो अपलोड करते हैं तो हम्म। इसमें एडिटिंग भी कर पाते हैं? नहीं नहीं, इसमें एडिटिंग नहीं करनी, एडिटिंग के लिए तो आपको अलग से सॉफ्टवेयर लेना। आप जैसे अपलोड करते तो उसमें तो एडिटिंग करके चलाते होंगे। हाँ वो एडिटिंग हम खुद करते हैं। तभी तो उस दिन पूरी रात लग गई थी मेरे को वो अच्छा। जो पूरा डेटा शेयर करा मैंने वो इस दिन अपलोड करा, तो डाउनलोड हुआ है, फिर वो अपलोड होने में और उसको एक्सपोर्ट होने में 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 2-2 घंटे की अगर कोई वीडियो अगर वो करोगे ना हाँ। रेंडर, तो वो 1 घंटे से ऊपर तो मतलब मान के चलो कि उसने लेने लेना है। तो डाउनलोड का टाइम इतना नहीं लगेगा, ठीक है, 10-15 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसको एडिट करो, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा ऊपर से मान के चलो, फिर उसे अपलोड करने का जो टाइम लगेगा। तो मैं अभी बता देता हूँ कि नॉर्मली आपका क्वेश्चन ये था कि कॉन्टैक्ट फॉर्म कहाँ जाएगा, ठीक है। हम्म। अब मैं हम्म। देख लेता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने लगाया कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे लगाया ही नहीं हुआ, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पेज पर वो लगा हुआ है, और इसे करा हमने इनेबल। इनेबल करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, सेटिंग को लोड होने देते हैं। ये फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म वाला मॉड्यूल हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसकी सेटिंग्स में जाओ, नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये फील्ड्स हैं। अगर कोई फील्ड ऐड करनी है तो यहाँ पर प्लस का बटन लगा के फील्ड ऐड कर सकते हो, यहाँ पर नहीं, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, ये ईमेल वाला सेक्शन है। ईमेल के अंदर हमने एक ईमेल डाल रखी है यहाँ पर, sales@yourwebseo.com। तो जो भी ईमेल जाएगी वो इस वाले ईमेल आईडी के ऊपर जाएगी। पैटर्न हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन पैटर्न के अंदर क्या है कि जितनी भी फील्ड हैं वो सारी की सारी इस तरीके से लिखना पड़ेगा। फील्ड आईडी,
अगर हमें चाहिए पहले की फील्ड आईडी, मतलब कौन सी आईडी से आया है, मतलब हर एक फील्ड को एक नाम दे रहे हैं ना। और फिर फोन नंबर है तो फोन नंबर आईडी हो गया। मैसेज आएगा, देन उसके बाद उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। और या फिर डिफॉल्ट रखेंगे तो छोड़ देंगे। हमें देखना है कि कई बार हमारे पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो पहले तो फील्ड आईडी यहाँ देख लेते हैं, जैसे नेम है, ये फील्ड आईडी है, हम्म। नेम। अगर हमें फॉर्मेट के अंदर चाहिए कि इस तरीके से आए, टेक्स्ट में आ गए, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, बस मैसेज, ईमेल, ईमेल के पैटर्न में, तो हमें यहाँ चाहिए नेम पहले चाहिए, कि जो पर्सन नाम फिल करे वो पहले नाम आए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टाइम्स परसेंटेज लगाएंगे, एंड में 2 टाइम परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है। फिर दूसरी फील्ड के अंदर हमें क्या चाहिए, ईमेल के अंदर कि हमारे पास कौन सी डिटेल आए। तो हम दूसरी फील्ड आईडी को भी यहाँ से कॉपी करेंगे, और सेम वही करना है। ईमेल में गए और यहाँ पे डाल दिया हमने। ये थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, कहाँ जाके आप पेस्ट कर रहे हैं, ये कौन से ईमेल के एडिटिंग में? ये देखो ना, फॉर्म के एडिटिंग, फॉर्म की सेटिंग में गए थे ना, मॉड्यूल के कॉन्टैक्ट फॉर्म के मॉड्यूल में लॉगिन करा ना हमने सेटिंग के अंदर। हम्म। तो यहाँ पर हमें पहले तो फील्ड के नाम चाहिए जो हमने फील्ड ले रखी है। तो सबकी आईडी यहाँ पे रखी हुई है, जैसे फोन है, पहले तो या तो नोट करके रख लो। मैं तो अलग अलग कर रहा हूँ, मेरे को आदत पड़ी हुई है। तो या तो आप जितनी भी फील्ड है सबको एक जगह नोट करके रख लो नोटपैड में, कि हमारे पास एक फोन की फील्ड है, फील्ड आईडी। वापस गए, दूसरे की सेटिंग में गए, तो यहाँ पर फील्ड आईडी ईमेल आईडी है। और तीसरी फील्ड हमने यूज की हुई है, वो है नेम। तो क्या करना है हमने, सबके आगे डबल परसेंटेज लगाना है, आगे पीछे। अब ये फॉर्मेट आ गया कि जब हमारे पास मेल आएगी तो कस्टमर का नेम आएगा, ईमेल आईडी होगी, फोन नंबर आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें मेल आएगी पैटर्न में। अगर हमें आगे पीछे चाहिए तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ आए, ईमेल के अंदर क्लिक किया, पहले तो डाल दिया ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस पे चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो रहेगी वो डोमेन के एड्रेस पे आती है वैसे। ठीक है। तो डोमेन का एड्रेस कौन सा है आपका, जो हमने ईमेल आईडी बनाया हुआ है, तो यहाँ हमने इसे कर दिया पेस्ट। ठीक है। और यहाँ सेव कर रहे हैं हम, कंट्रोल S। ठीक है। तो अब जो मेल सेंड करेंगे वो हमारे सेल्स वाली ईमेल आईडी पे आनी चाहिए। तो मैं पहले एक बार, एक चीज मैं बीच में पूछ रहा हूँ, जो जो फील्ड हमने मैंडेटरी नहीं रखी है, हाँ उसको भी यहाँ पे परसेंटेज देके रखना है ना? हाँ हाँ, वो देखो मैंडेटरी हो चाहे ना हो, अगर आप नहीं रखोगे तो मेल में आएगी नहीं वो इन्फॉर्मेशन आपके पास। यूजर सबमिट तो जरूर करेगा। अच्छा। हाँ, मेल पर भी तो चाहिए ना। हाँ हाँ। तो अगर नहीं, वो आप, हाँ अगर हम परसेंटेज नहीं डालेंगे तो मेल पे नहीं आएगी, ये कह रहे हो ना? हाँ। हाँ। ठीक। तो अब जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ये कर रहा हूँ वो सारा अपने फॉलो करना है। सबमिट। ठीक है। यहाँ से हो गया सबमिट। अब एक बार देख लेते हैं कि अब ये सर्वर की मेल्स होती है, थोड़ा सा डिले लेती है, क्योंकि जीमेल की तरह इतना फास्ट नहीं है। तो इसमें तो हम अपना जीमेल आईडी भी देके रख सकते हैं। दे के रख सकते हैं, लेकिन आपके नॉर्मली क्या होता है, SMTP जो मेल जाती है आपके सर्वर से जा रही है। ठीक है। और जो आपके सर्वर से जा रही है वो आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही जाएगी। ये आ गया ना। ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन आ गई जो मैंने यहाँ पे करा था, और फॉर्म का जो नाम रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था हमने, न्यू मेल फ्रॉम YWS। अच्छा तो अच्छा। वो फॉर्म का नाम आ गया। मैं देख लेता हूँ वो नाम कहाँ रखा है हमने, ताकि हमें पता रहे कि इस ईमेल कहाँ से आई है। अब ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया।
तो अपने साइट की मेल आईडी कभी बढ़ाया नहीं है ना? वो तो वहां पे जाके बना लो ना, कि जैसे आपका होस्टिंगर है, होस्टिंगर में जाके वहां पे क्रिएट कर लो, 2 मिनट लगेंगे। ये रहा, ईमेल आईडी क्रिएट करना है, ईमेल आईडी अकाउंट में जाओ और क्रिएट ईमेल आईडी करना है यहाँ पे। ये रहा, जो नाम रखोगे वो आ जाएगा, सेल्स इन्फो जो भी रखना चाहते हो, आप अपने नाम से रखना चाहते हो कुछ भी है, उसका पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेना। और जो लॉगिन करना पड़ेगा वो ये वाला एड्रेस है, यहाँ जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी को। ये जीमेल की तरह नहीं है, ये आपको इसी एड्रेस पे जाके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके खुलेगी। ये रहा। तो ये फोन पे भी आ जाता है इसका ऐप? फोन पे नहीं है, आपको ऐसे ही खोलना तो ऐसे ही पड़ेगा, आ जाएगा, लेकिन वो कॉन्फ़िगर करना वो आउटलुक की तरह है। अभी इन्होंने है ना रीडायरेक्ट कर दिया, तो 2 बार लॉगिन करना पड़े उससे बेटर है कि इस लास्ट दोबारा जो रीडायरेक्ट हुआ है इस वाले एड्रेस को सेव करके रख लिया, कि आपको कभी भी लॉगिन करना है तो यहीं से लॉगिन करना है। तो इसको मैंने उठाया और यहाँ डाल दिया। ठीक है। अब क्या है कि मेरे पास बुक मार्क है, मैं कभी भी लॉगिन करना हो, जैसे ये वाला ईमेल आईडी बना हुआ है। ठीक है, इसे हमने यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक किया, मेल इस तरीके से आ जाएगी, कोई भी मेल आएगी। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है कि डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है, तो मेल्स इस तरीके आएगी। अगर मुझे यहाँ पे रिप्लाई करना है तो रिप्लाई, और यहीं की यहीं से मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। जैसे जीमेल काम करता है वैसे आपकी ईमेल होस्ट है। ये कहाँ पे है होस्टिंगर में जहाँ पे ईमेल करना पड़ता है? वहाँ पे आना ना डैशबोर्ड में, सी पैनल। सी पैनल में आओ, यहाँ पे ईमेल है, ईमेल के अंदर ईमेल अकाउंट है, मैंने आपको क्रिएट करके बता दिया, यहाँ पे आपने यहाँ डालना। पे बनाना है हाँ, एक यहाँ पैसे? जाके आपको एक बार बनाना है। बनाने के बाद जो पास लॉगिन करने की डिटेल है वो यहाँ पे दे रखी, वेब एड्रेस जो दे रखा है ना, ये यहाँ पे लॉगिन करके दिखेगा ये ईमेल। तो ईमेल भी तो चेक करोगे ना, कभी किसी को करनी होगी तो ईमेल आई होगी तो रिसीव करोगे, कहाँ से देखोगे? तो आपको ये वाली एड्रेस खोलनी पड़ेगी। जीमेल खोलते हो तो gmail.com खोलते हो ना, जीमेल पर मेल आती है तो कहाँ खोलते हो? घंटे खुलते हैं। तो बस वो वैसे ही है, एड्रेस याद रखना पड़ेगा कि इन्होंने एड्रेस चेंज कर दिया है, दोबारा से रीडायरेक्ट हो जाएगा, नए एड्रेस पे हो गया। ठीक है। तो मेन एड्रेस ये है इनका, webmail1.hostinger.in। अगर यहाँ पे अगर आपने लॉग आउट कर दिया तो दोबारा लॉगिन करना है, तो आपने दोबारा इसी एड्रेस को खोलना है जीमेल की तरह। ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करना है, लॉगिन करोगे, लॉगिन हो जाएगा। जैसे सिंपल मेल चलती है वैसे ही मेल चलेगी। ठीक है। ईमेल एड्रेस में आपको ईमेल एड्रेस डालना है, जिस ईमेल पर मेल चाहिए। और यहाँ क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। अदर सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, मेल ड्रिल करके है, सैंड ग्रिड करके है, वो अदर सर्विसेज हैं, थर्ड पार्टी पेड होती हैं, कि स्पैम प्रोटेक्शन हटाने के लिए, कि कोई स्पैम ना करे आपके यहाँ पे। ये आपकी प्रोटेक्शन है कि कैप्चा अगर आपको फिल करना है, आपको मेल ज़्यादा आने लग गई, तो बेसिक सिम कैप्चा लगा दिया, ये 7+8 नॉर्मल मैथ का क्वेश्चन है, वो जब तक फिल नहीं करेगा जब तक वो सबमिट नहीं होगा। इस तरीके से ये आपका बन गया। ठीक है, तो अब यही से इस तरीके के है ना, जो पेज है वो हर जगह बनाना पड़ेगा आपको, हर कॉन्टेक्ट पेज पे। ये फॉर्म वहाँ पे क्रिएट कर करके लगाते रहो। अभी आपकी वेबसाइट खुल नहीं रही है, तो जब खुलेगी तब देखते हैं कि ये आइकन है। मेरे पास ही दिक्कत आ रही है या कुछ? लॉगिन भी हो गया।
यहाँ गए सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद ये आपकी फील्ड है और टाइटल है, ईमेल आईडी पर क्लिक करोगे। ईमेल आईडी यहाँ पर डाली नहीं हुई है तो कहाँ जाएगी, वो ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। पैटर्न नहीं भी डालोगे तो बाय डिफॉल्ट जितने भी फील्ड लिए हैं ये अपने आप आएंगे। ठीक है। ये कह रहा हूँ मेल आईडी डालना जरूरी होता है ना, अगर वो मेल देखो, मेल जाएगी कहाँ पे, आप मेल नहीं यहाँ दोगे तो। नहीं, यहाँ नहीं, फॉर्म में। तो मैंने अपने फॉर्म में नाम, मोबाइल नंबर, मैसेज डाला है। जरूरी नहीं है वो, आप जरूरी कुछ नहीं है, जरूरी आपके लिए है जो आप क्या इंफॉर्मेशन आपकी यूजर से चाहिए, आपके लिए क्या जरूरी है। कोई फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी चाह सकते हो। कल को उसकी वो पूछ सकते हो कि वेडिंग एनिवर्सरी कब हुई है, तो अगर वो आपके लिए यूजफुल है तो आप पूछ सकते हो। अगर उसे लगेगा कि बताने लायक है तो वो बता देगा। तो मतलब ये है कि आपको यूजर से क्या चाहिए, क्या कलेक्ट करना है, क्या आपके लिए क्या यूजफुल है इन्फॉर्मेशन, वो आप यहाँ पे चाहिए। कॉन्टेक्ट में आपको क्या रिक्वायरमेंट है मिनिमम, तो आपने उसका नाम पूछ लिया, आपने नंबर पूछ लिया। ईमेल आईडी चाहिए तो आप मांगो, नहीं चाहिए तो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, आपने यहाँ बताना है फॉर्म के अंदर की ईमेल आईडी किस हम्म। पर जाएगी ये इन्फॉर्मेशन। आप ये रिसीव करोगे, ये इन्फॉर्मेशन कहीं तो जाएगी ना, तो वो कहाँ सेंड करे ये बताना है। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर ईमेल में बताना पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे ईमेल चाहिए, अगर कोई सबमिट करता है तो मुझे ईमेल मिल जाए। अदरवाइज वो उस एड्रेस पे मेल नहीं जाएगी, वो यहीं की यहीं सेंड होके रह जाएगी। सेंड हो जाएगी लेकिन जाएगी कहीं नहीं। तो ये दिक्कत है। तो इसे हमने यहाँ पे कर दिया सेव, और करते हैं इसे सेव एंड एग्जिट। इसमें ये ना एक और प्रॉब्लम हो रही थी, जो फॉर्म है, हम्म। फॉर्म में जब मोबाइल वाले सेक्शन में मैं क्लिक करता हूँ ना, नंबर टाइप हम्म। करता हूँ, हम्म। क्योंकि नंबर हाँ, टाइप होते हुए दिख ही नहीं आएंगे। ये तो दिख ही नहीं रहा। हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। हाँ। वो क्या है, फॉन्ट उसका वाइट है। हाँ? या तो फॉन्ट उसका वाइट है या फिर इसी कलर का फॉन्ट है जिस कलर का बैकग्राउंड है। उसके कलर के अंदर हमने कुछ छेड़खानी कर रखी है। यहाँ दिख रहा है देखो। यहाँ तो ब्लैक ही दिख रहा है छेड़ देने के बाद, फिर फॉन्ट वाइट कैसे हो सकता है? जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो वहां पे वाइट आ रहा है ना, देखो यहाँ पे मैंने एडिट करा, यहाँ कुछ नहीं दिक्कत हुई है, यहीं आ रही है दिक्कत। यही कह रहा हूँ ना, क्यों आ रही है? वो क्यों, आपने थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा रखी है इस वजह से। क्या? थोड़ी ज्यादा क्रिएटिविटी हो गई है वहाँ। बिना उसके नहीं हो सकता ना, ये अपने आप नहीं करेगा कुछ भी। आपने जो कलर डाला होगा ना वो कलर कहीं लग गया होगा। सेटिंग में जाओ, और ये मोबाइल नंबर में आ रहा है इश्यू, तो मोबाइल के अंदर चले गए। ठीक है। और इसके डिजाइन के अंदर फील्ड्स में गए, तो यहाँ पर देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर है, कलर अपने क्या। क्या इस, टेक्स्ट कर दीजिए ब्लैक। वो नहीं, नहीं, नहीं नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट है, कंट्रोल जेड मारो। पीछे वाला। हाँ, ये टेक्स्ट वाला। ये तो टेक्स्ट ब्लॉक है। और फील्ड का फोकस कलर। फोकस कलर क्या होता है? अच्छा, वो ट्रांसपेरेंट है ना, देखो अब फील्ड का फोकस कलर का मतलब जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो फोकस तो करता है ना। देखो ब्लैक, ब्लैक आ गया। आ गई बात समझ में, तो ये ये फोकस हो गया। हाँ, तो फोकस कलर के अंदर कुछ गड़बड़ थी फिर मतलब। ये फोकस कलर फिर ट्रांसपेरेंट हाँ। ही है। हाँ, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा फोकस कलर। हाँ, इसको फोकस कलर अब कर दिया। नहीं, टेक्स्ट कलर ट्रांसपेरेंट नहीं है, टेक्स्ट कलर तो ये रखते हैं। ठीक है।
नंबर्स लिखना पड़ेगा, नहीं तो। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि आपने मोबाइल नंबर डाल रखा है, यहाँ पे कैरेक्टर आ रहे हैं। तो इसके अंदर फील्ड ऑप्शन में जाना है। फील्ड ऑप्शन में इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप के अंदर यहाँ पे देखना है इनपुट फील्ड, तो ठीक है। और इसके अंदर ये रहा, नंबर्स ओनली लिखा हुआ है, रिक्वायर फील्ड है, ठीक है। क्यों गड़बड़ हो रही है? वो ट्रांसपेरेंट हो रहा होगा ना, फोकस करते ही जैसे ही हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो रहा था, टेक्स्ट का कलर भी। लेकिन ये आना नहीं चाहिए फिर, या फिर एरर देगा। हम्म, एरर देगा फिर, मुझे लगता है। 21, ये आ गया। तो और बात फिर नहीं। हाँ, जब सबमिट करोगे तभी बताएगा वो। हाँ, हाँ, तो ठीक है, तो मतलब ठीक है। और ये कैप्चा अगर आपने हटाना है तो कैप्चा हटा सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से अब ठीक है। तो दिक्कत ये हो रही थी कि जब आप फोकस कर रहे हो, जो मतलब जिस वाली फील्ड के ऊपर क्लिक कर रहे हो, तो उसमें जो एक फील्ड के अंदर हमने क्या कर रखा था, वो टेक्स्ट भी ट्रांसपेरेंट हो रहा था। जब टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि वो भी बैकग्राउंड के साथ ही मर्ज हो गया, तो दिखाई नहीं देगा वो है वहां पे। लेकिन यूजर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने नंबर में क्या डाला है। तो स्पैम प्रोटेक्शन बेसिक हटा देते हैं अभी। और ये जो है, इस इसको अब क्या करते हैं, एक चीज और है इसके अंदर, कि हम इसको है ना सेव कर सकते हैं, सेव टू लाइब्रेरी। अच्छा। जैसे ये वाली जो फील्ड है, इसको हमने सेव करा, सेव टू लाइब्रेरी में करने के बाद हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये है क्या, ये फुटर के अंदर। हाँ, कॉन्टैक्ट है। मेक इट ग्लोबल कर दिया, दैट मीन्स कि एक जगह चेंज करेंगे वो सब जगह चेंज हो जाएगा जहां जहां ये यूज हो रही है, ठीक है। अब हम इसे सेव कर चुके हैं, लाइब्रेरी में सेव हो गया अब ये। अब हमें चाहिए ये दूसरे किसी पेज के ऊपर, ठीक है। एक मिनट। अभी अभी ये इसके फुटर में तो नहीं है ना? नहीं, होम फुटर में पेज। नहीं है, यहाँ यहाँ पे नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे डालना है, ठीक है। जिस पेज पर में हमें एंटर करना होगा ना, उस पेज पर एडिट करा, ठीक है। और यहाँ पर वो कहता है कि लाइब्रेरी के अंदर, तो हम हटा देते हैं फ्रॉम लाइब्रेरी, और यहाँ पे सेव्ड होगा XYZ फुटर कॉन्टेक्टर्स। जिस पेज पर लगाएंगे वो वहां पर सेम आ गया। तो ये फुटर भी गया, कैसे पता चलेगा? ये फुटर में गया ना। अब देखो, अब इसके अंदर तो कोई कंटेंट ही नहीं है, तो फुटर ही दिखेगा ना, एक ही चीज दिख रही है। फुटर का मतलब क्या होता है? बॉटम के अंदर है वो सेक्शन, फुटर है। लेकिन अभी यहाँ पर इस पेज के अंदर कोई कंटेंट है नहीं, तो मतलब ये ऊपर दिखेगा ही टॉप पे, जब कुछ होगा ही नहीं फुटर के अंदर। तो इसके अंदर अगर हमें कोई एलिमेंट लगाना है तो यहाँ पे एलिमेंट बनाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर कोई चीज बनाओगे तभी तो आएगी ना। तो फुटर और हेडर का कुछ कोई लेना देना नहीं होता, मेन तो यही होता है कि आप कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस कर रहे हो। ये लो, यहाँ कुछ और डालोगे तो ये फुटर। लास्ट सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली फुटर है। हाँ, लास्ट है वो फुटर ही है ना। हाँ, तो फुटर मतलब वो हाँ, ऐसा कोई सेटिंग तो नहीं है कि नहीं फुटर नहीं करके नहीं नहीं नहीं, उसके लिए अलग कोई से ऐसे आप। नहीं, ऐसे कोई सेटिंग नहीं है। जो जहां दिख रहा है वो, मतलब ये समझ लो कि आपको एंड में दिख रहा है वो फुटर है। नॉर्मली ये वेबसाइट नहीं है ना, वेबसाइट बिल्डर है। तो यहाँ पर अपना पेज खुद से क्रिएट कर रहे हो। अगर ये टेम्पलेट होती तो फुटर अलग होता, बिल्कुल सेपरेट ही होता, वो फुटर ही होता, उसके अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जितना आप चेंजेस कर रहे हो, उतने चेंजेस करने के ऑप्शन भी वहां पर जो दिए हैं वही कर पाते, जो नहीं है वो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप खुद के क्रिएट कर सकते हो फीचर्स,
वहां पर आपको ऑप्शन नहीं है, तो मतलब आपको जो मिले हैं वो यूज करो, नहीं करने तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे टेस्टिमोनियल पे क्लिक करके हम लोग एग्जिट करते हैं, और उसके बाद कॉन्टैक्ट। ये लो, ये आ गया ना। यही यही तो कह रहे थे ना कि आप किसी भी इस पेज पर अगर टेस्टिमोनियल पर आए, ये हमने क्लिक किया तो ये आ गया ना, कॉन्टेक्ट वाला खुलेगा। ठीक है। तो अब इसकी एक रिकॉर्डिंग जो है वो आप एक बार देख लेना कैसे मैंने इस वाले पेज पर ऐड किया। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब हम आ जाते हैं अपने उस पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं अभी। अब सर्च मैंने बता दिया था, एक्सटेंशंस मैंने क्रिएट करनी बता दी थी। ठीक है। और परिधि, अपने अपने रिकॉर्डिंग दोबारा देखी या नहीं देखी? हाँ। देखी थी सर। आप बताओ, कोई डाउट है उसके अंदर? नहीं सर, अभी वो पूरी नहीं देखी, तो फिर देख के हाँ, बाद पूछ पूरी लूंगी नहीं मैं। देखी। और बाकी पूरी किसने देखी है? मैंने पूरी देखी है। अच्छा, ठीक है। पर लास्ट में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है। मैं दोबारा देखनी पड़ेगी इसको। और मैंने भी पूरी देखी है सर। आपको कहाँ कंफ्यूजन हुई, ये बताओ। नहीं, कंफ्यूजन तो ऐसा नहीं है सर। कुछ कैसे थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना, मतलब उसके बाद नहीं, आप नहीं। हाँ। जैसे एक गूगल मर्चेंट में जाकर के वो हाँ। हाँ। लिस्टिंग करना पड़ता है शॉपिंग का, तो हम्म। और डिस्प्ले ऐड का तो यहीं से बना लेंगे हम लोग। यहीं से बना लेंगे। अब एक्चुअल में क्रिएट देखो, कैंपेन से तीन करके। तीन हाँ। टाइप की एडवर्टीजमेंट है। गूगल का एक प्लेटफॉर्म समझो, गूगल के पास है क्या क्या चीज, प्रॉपर्टी। गूगल के पास एक अपना सर्च इंजन है, जहां पर लोग आके सर्च करते हैं। ठीक है। हम कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं या कोई प्रोडक्ट हमें सर्च करना है या किसी सर्विसेज को लेना चाहते हैं, कोई कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम गूगल में जाते हैं, टाइप करते हैं, कीवर्ड डालते हैं और रिजल्ट देखते हैं। ठीक है। और गूगल में हम तब जाते हैं जब हमें इमिडिएटली कुछ चाहिए होता है या फिर हमें कोई रिसर्च करनी है। दो ही चीज हो सकती है, या तो मैं अभी कंसीडर करने के मोड में हूँ कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। ठीक है। कहाँ से लूँ, कौन सी सर्विस मुझे चाहिए, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो मेरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं मुझे। ठीक है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ या फिर मुझे चाहिए इमीडिएटली, मुझे पता है कि कौन सी चीज मुझे लेनी है। जैसे अगर मुझे टीवी चाहिए तो मैं उसमें देखूंगा कि स्मार्ट टीवी कौन कौन से आ रहे हैं, बेस्ट टीवी अवेलेबल इन मार्केट, और ये चीजें, मेरा बजट रेंज क्या है, या फिर मेरे को पता है कि इतने साइज का चाहिए, तो मैं उस साइज के सर्च करूंगा। तो ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ, और फिर उनके प्राइजेस देखूंगा, कंपेयर करूंगा कहाँ पे क्या बिक रहा है और किसके रिव्यूज अच्छे हैं। तो ये कंसीडरेशन मोड में है कस्टमर अभी, उसे पता है उसे क्या चाहिए। ठीक है। या फिर रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर डालूं कि मुझे 50,000 की रेंज के अंदर स्मार्ट टीवी चाहिए, 4K टीवी चाहिए, इतने इंच का चाहिए, कौन से ब्रांड का अवेलेबल है, बेस्ट कौन सा है। तो मैं उनके रिव्यूज देखता हूँ। तो ये, या तो मैं बजट देख के मैं डिसाइड करूँ कि कौन सा लेना चाहिए। तो अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अवेयरनेस वाले उस पे हूँ। और देन उसके बाद अगर मुझे डिसाइड करना है, और कर लिया मुझे कि सोनी का ये वाला मॉडल मेरे को ये चाहिए, तो मैंने वहां पे डाल रहा हूँ कि सोनी 4K टीवी और ब्राविया है या कुछ और मॉडल है, तो मैंने वहां पे एंटर करा। और फिर वो प्राइस सर्च करूं या फिर बाय ऑनलाइन कीवर्ड डालूं, तो इसका मतलब है कि मैं लेने जा रहा हूँ, क्लोज टू कन्वर्जन है। तो ये ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स हैं, और नॉर्मली जो फ्रूटफुल जो वो होता है कीवर्ड, वो यही वाले कीवर्ड होते हैं, जहाँ पे यूजर को पता है एग्जैक्टली उसे क्या चाहिए। अगर मैं कोई सर्विसेज लिख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर सैलून चाहिए नियर बाय दिस एरिया, और ये सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे एटलीस्ट चाहिए वहां पर। अगर मैं कहता हूँ कि बोया का मेरे को माइक चाहिए, ये मॉडल चाहिए, तो इसका मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाला माइक चाहिए, इस कंपनी का चाहिए, और मैं लेना चाहता हूँ, तभी मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड लोग टारगेट करते हैं यहाँ पे। इमीडिएट सेल्स मतलब कन्वर्जन ओरिएंटेड कीवर्ड्स अगर आप टारगेट कर रहे हो, अगर आपका गोल कन्वर्जन का है,
तो सर्च एड आपके लिए बेटर है। अगर आपने कीवर्ड अच्छे चूज करे हैं, आपका लैंडिंग पेज बढ़िया है और एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टिव है, मतलब अगर आप जो एड दिखा रहे हो वो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है, तब ठीक है। अदरवाइज अगर अट्रैक्टिव ही नहीं होगी तो कोई आपकी ऐड पर क्लिक ही नहीं करेगा। आप पेड़ तो हो जाओगे लेकिन कोई क्लिक ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो हमें क्या चाहिए कि पहले वो क्लिक करे और हमारी वेबसाइट पर आए, आने के बाद वो कन्वर्ट हो। तो वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है कि या तो हम सही कीवर्ड चूज करें कि टारगेटेड ऑडियंस हम हमारी ऐड को ऐड दिखे और ऐड पर क्लिक आए क्योंकि ऐड अट्रैक्टिव है। और उसके बाद जो हमारा लैंडिंग पेज है जहाँ पर वो जा रहा है, फाइनली जिस पेज पर वो लैंड कर रहा है वो रिलेवेंट हो और वहां पर वो सारे के सारे कॉल टू एक्शंस लगे हो। ये साउंड आ रही है किसी की माइक से, थोड़ी सी वो अगर म्यूट कर दो। तो अगर इस तरीके की वो है, मान लो आपका लैंडिंग पेज अट्रैक्टिव है, वहां पर कॉल टू एक्शंस लगे हुए हैं और इजी टू नेविगेट है, लोग आराम से समझ सकते हैं आपके पेज पर, और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है लैंडिंग पेज का, मतलब कि वो फास्ट खोल रहा है, मोबाइल डिवाइस में अच्छा खोल रहा है और इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जो जो चीजें डिसीजन लेने में आदमी सोचता है उसके सारे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि देखो कन्वर्जन कहाँ आती है, जहां पर आप कम्युनिकेट करते हो अपने कस्टमर के साथ। और वो पहली बात तो टारगेटेड होना चाहिए, कीवर्ड हमने सही चूज किया, वो टारगेटेड है तभी उसको ऐड दिख रही है। वो इंटरेस्टेड है तब उसने आपकी ऐड पर क्लिक किया है, तभी वो आपसे एक बार वेबसाइट पर आया है ना, कुछ लेना चाहता है तभी आया है। और अगर आपके जो पेज है उस पे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो कस्टमर के साथ कम्युनिकेट सही से नहीं कर सकता है तो कन्वर्जन नहीं आएगी। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई कॉल आया, मतलब इंटरेस्टेड था, उसने सर्च करा गूगल पे और आपसे अप्रोच किया कि मुझे ये वाली सर्विस चाहिए, और आपकी कन्वर्जन जो कन्वर्जेशन है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, जो उसको लगा नहीं कि वो सही जगह पे आया है और आप वो सही पर्सन हो जिससे वो काम करवा सके, तो वहां पे कन्वर्जन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सेल्स पर्सन मतलब एट द एंड जो पीपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कस्टमर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पर। बट ऑनलाइन के अंदर सब चीजें डिफरेंट हो गई, यहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, वो आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। और अच्छा सेल्समैन वही होता है कि वो आपके जो उन सब चीजों को समझे, जो आपका कस्टमर है उसकी नर्व्स को पढ़े और उसे क्या चाहिए, उसको उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो क्या फोकस कर रहा है। मान लो कोई कस्टमर है, उसके माइंड में ही चलता है यार ये मतलब अगर मैं ये सर्विसेज ले लेता हूँ इनकी डिजिटल मार्केटिंग की तो मुझे वो सेल आएगी नहीं आएगी, अच्छा बंदे का एक्सपीरियंस है या नहीं है, उसने कितनी कंपनियों के लिए काम किया या नहीं किया हुआ, ठीक है। और अगर नहीं आती इन केस में, और उनका काम करने का तरीका कैसा है, कल को मान लो मैंने पैसे दे दिए उसके बाद वो मेरा काम ही नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें, ये क्या है, ऑब्जेक्शंस हैं कस्टमर के। और मान लो ये ऑब्जेक्शन आपने सॉल्व कर दिए और अट्रैक्शन पॉइंट देखा कि कस्टमर प्राइस पर जा रहा है, डिस्काउंट पे जा रहा है, रिस्क मतलब रिस्क फ्री ट्रायल अगर आप दे सकते हो कि भैया उसमें कस्टमर को रिस्क ही नहीं है एक बार ट्राई करने के लिए, तो कहता है यार रिस्क तो है नहीं, कोई बात नहीं ट्राई कर लेते हैं। तो ये सब चीजें है ना डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, और यही सारी चीजें आपके लैंडिंग पेज में होनी चाहिए। तो अगर आपका गोल डायरेक्ट सेल पर है, कन्वर्जन पर है, जहां आपको चाहिए कि मुझे इमीडिएटली इंक्वायरी चाहिए लोगों से, लोग मेरी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, वो सर्च करें गूगल में, मेरी ऐड दिखे, आए और मेरे यहाँ पे या तो वो खुद कॉल कर लें या मुझे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल छोड़ जाएं। तो ये मेरा क्या है, कन्वर्जन, लीड जनरेशन, ठीक है। दूसरा फोकस हो गया मेरा ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, मैं ई कॉमर्स में डील कर रहा हूँ और मैं यहाँ चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मेरे बिकें। तो टारगेटेड कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आए, वो प्रोडक्ट परचेज करें और ज्यादा से ज्यादा लोग थैंक यू पेज, परचेज वाले सक्सेस पेज तक पहुंचे, ऑब्वियस है। तो यहाँ मेरे लिए क्या है कि वो सर्च एड्स बहुत अच्छी हैं। देन अब आ जाते हैं डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो हम क्या वहां पे मूवी देख रहे हैं, चाहे सीरियल देख रहे हैं, चाहे वेब सीरीज देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो हमारा क्या फोकस क्या है, हमारा टारगेट क्या रहता है कि यूजर कोई भी अगर न्यूज देख रहा है तो वो चाहता है कि अपडेट लेना चाहता है दुनिया में क्या चल रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। या फिर अगर आप कोई एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो तो वहां पर जो एडवर्टीजमेंट बीच में आती है, आप एड देखने के टारगेट से नहीं जाते। और दूसरी चीज कि आप
जो पर्सन ऐड देख रहा है उसका जरूरी नहीं कि मतलब उसका इंटरेस्ट उस चीज में हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो वहां पर टीवी के अंदर तो कोई टारगेट कर नहीं सकता कि मतलब क्या ऑडियंस कौन सी है कौन सी नहीं है। अब वो डिजिटल हो रहा है तो धीरे धीरे ये होगा कि जियोग्राफिकली टारगेट किया जा सकता है कि किस लोकेशन से चल रहा है, कौन से चैनल पर लोग विजिट कर रहे हैं, कितना टाइम स्टे कर रहे हैं। तो अब ये ट्रैकेबल हो जाएगा तो धीरे धीरे इंप्रूव करेगा वो। लेकिन यहाँ पर अभी भी इंटरेस्ट टारगेटिंग हम नहीं कर सकते। बट बात करते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में मतलब आप कहाँ जाओगे? ये आप YouTube देख रहे हो, YouTube पर वीडियो देख रहे हो तो आपको किस टाइप का वीडियो देख रहे हो ये तो पता है YouTube को। ये उसका डिस्प्ले नेटवर्क है। आप जीमेल खोल रहे हो तो जीमेल आपको किस टाइप के सब्जेक्ट की मेल्स आती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे टारगेट कर सकते हो, इस पर्सन का इंटरेस्ट हो सकता है इस चीज में हो, ठीक है। ऐसे ही आप किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइटों पर जाते हो, वहां पर आपको बैनर्स दिखते हैं, तो वो उनके कंटेंट के साथ रिलेवेंसी होती है कि अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट रीड कर रहे हो तो वहां पर स्पोर्ट्स से टाइप की एड चल रही है। या फिर कोई कंपनी ऐसी है जिसको ब्रांडिंग करानी है। ब्रांडिंग के अंदर तो यही होता है ना, ब्रांडिंग और अवेयरनेस का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अवेयरनेस का मतलब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं, अपनी चीजें बता दें कि भैया ये चीज है, तो ये अवेयर कराना है। और ब्रांडिंग का मतलब है एक ही आदमी को ना 10 बार दिखाते रहो, चाहे वो खरीदे ना खरीदे उसके माइंड में ये तो चला ही जाएगा ना कि मतलब ये ब्रांड है। तो अगर ऐसा फोकस है तो डिस्प्ले आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो डिस्प्ले के अंदर सर भी दो जो चीज। हम्म। सर जो इसका बजट सेटअप था ना, हम्म। मैं उसमें मार खा गया। ये बजट सेटअप मुझे आया ही नहीं। हाँ देखो, मैं बजट सेटअप के अंदर बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि बजट आपके खुद के अपने हिसाब से होता है। पहली बात जी। कि अगर आप कोई भी मार्केटिंग करते हो, मार्केटिंग कब चाहिए? जब पहले आप बिजनेस बनाते हो, ठीक है। कि आपने जी सर। एक काम शुरू करा, काम शुरू कर, चाहे वो रिटेल का है चाहे आपकी सर्विसेज का है, तो आपने पहले डिसाइड करते हो कि अब मैंने कहाँ से करना है, मुझे क्या चीजें करनी है, कैसे डिलीवर करूंगा। प्रोडक्ट है तो आप पहले प्रोडक्ट बनाते हो, सब कुछ रेडी करते हो। जब आपका प्रोडक्ट सारी चीजें प्लेस्ड हो जाती है कि भैया अब मेरे पास सारी चीजें रेडी टू मार्केट है, कि अब मैं किसी को दे सकता हूँ, तो अब आप उसको प्रमोट करते हो, लोगों को बताते हो कि भैया हाँ ठीक है, ये चीजें अवेलेबल है और आप मेरे से ले सकते हो। तो आपको वहां पे मार्केटिंग प्रमोशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो आपने बिजनेस सेट करा, बिजनेस के अंदर भी आप प्लानिंग लेके चलते हो, मुझे इतना स्टाफ चाहिएगा, ये जगह के एक्सपेंसेस है, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग ये रहेगी। ऐसे ही अब मार्केटिंग का भी एक बजट लेके चलते हो कि मुझे इतना पैसा मार्केटिंग में लगाना है, और ये इन्वेस्टमेंट है कि इतना मुझे मिनिमम इतना मैं कर सकता हूँ। नॉर्मली इसको कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आप 1,000 रुपये लगाओ या 1 लाख रुपए लगाओ या 10 लाख रुपए लगाओ। ये टोटली डिपेंड करता है बिजनेसमैन के ऊपर कि उसकी पॉकेट कितना अलाउ करती है मार्केटिंग प्रमोशन के लिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट बिल्कुल नया है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, कि मतलब वो आपने नई चीज इनोवेट कर दी और उसको मार्केटिंग करना है, तो मार्केटिंग नहीं हो सकती क्योंकि उसकी डिमांड तो कोई है नहीं। उसकी डिमांड क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है, उसकी जो डिमांड जनरेट करनी है उसके लिए क्या करना है आपने? अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि लोगों को बताना है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है आप, और ये चीजें करने में कैपेबल है। तो तब आप डिस्प्ले में जाओगे, क्योंकि कोई जिसको पता ही नहीं है उन चीजों के बारे में, कोई गूगल में जाके सर्च तो करेगा नहीं कि मतलब ये नई चीज आई है, जब तक पता नहीं होगा। तो यहाँ पर आप फोकस कर सकते हो। दूसरा, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है वो उस पर डिपेंड करता है कि मेरा बजट है 1,000 रुपये पर डे का है, तो मेरे लिए वो ठीक है। अगर किसी का बजट 6,000 पर डे का है तो वो उसके हिसाब से है, हर कोई अपने हिसाब से बजट लगाता है, ठीक है। सर लेकिन वो बजट ये लगा, हाँ। बिडिंग बिडिंग का मैं ये बताता हूँ, बि, हाँ बिडिंग का है। ये हम पहले से सिक्योर लेके चलते हैं कि मान लो सपोज करो एक एक्स अमाउंट लगा लेते हैं कि इतनी कन्वर्जन आ जाती है और इतनी से ज्यादा नहीं आती है, ठीक है। अगर अगर एक कन्वर्जन लेने में मैं, अगर मेरी कॉस्टिंग इससे ऊपर जा रही है, दैट मीन्स कि मुझे लॉस हो रहा है। तो इतना तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है हमारा प्रोडक्ट क्या है और हमें कितना बचेगा। तो हमेशा जो हम कहते हैं नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, पहले तो हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है, प्लस हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट है, और जितने में हम बेच रहे हैं उसमें माइनस करने के बाद जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट है,
ठीक है। विजय जी, हाँ जी। ये पेज वही एक ही स्किल है क्या तब से? हाँ ये अभी, हाँ इसमें अभी मैं कुछ कर ही नहीं था ना। हाँ सच्ची। हाँ तो बिडिंग की बात कर रहा हूँ, तो बिडिंग की बात कर। तो अब जैसे बिडिंग है तो इसके अंदर अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये था ना, बिडिंग कैसे रखें, तो मैं वो उसको जी समझा रहा हूँ। तो मेन है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि हमें भी तो कॉस्ट करेगा ना। अगर आप किसी को सर्विस दोगे तो आपकी भी एक कॉस्ट है कि मुझे मिनिमम इतना तो चाहिए, अगर मेरे को इतना नहीं मिलेगा तो मैं काम ही क्यों करूंगा। तो खुद के एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस प्लस जो मार्केटिंग में कितना लगा रहे हो वो, और जितने में बेच रहे हो सर्विसेज, उसका जो डिफरेंस अमाउंट बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट है। अब वो अमाउंट किसको पता है, मैं एज्यूम नहीं कर सकता हूँ किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चरर या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे ही पता होता है कि उसे कितना बच रहा है। रफ आइडिया में लगा सकता हूँ कि इतना बच रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना बच रहा है वो उसे पता है। कि मान लो अगर किसी ने एक फेस क्रीम बनाई है, तो उसके अंदर उसकी मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ रही है, पैकेजिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है, देन वो मार्केटिंग में कितना एक्सपेंस करने के बाद उसे एक ऑर्डर मिल रहा है, या फिर कितने में बेचेगा। देखो कितना खर्च करने के बाद ऑर्डर आएगा वो तो पता ही नहीं है, कोई गैस कर ही नहीं सकता कि आपने 1,000 रुपए की एड चलाई तो कितने ऑर्डर आपको मिलने हैं। ऐसा तो कोई टूल बना ही नहीं है ना कि इतने ऑर्डर आ गए आपके पास कंफर्म। तो जी मार्केटिंग सर। तो ऐसा है कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उसका हो सकता है कि 10 ऑर्डर भी आ जाए, 100 भी आ जाए, और हो सकता है ना भी आए। तो ये तो सिर्फ मार्केटिंग है, और आपको करते करते समझ में आएगा कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। और हर एक प्रोडक्ट और हर एक चीज पे डिफरेंट होता है। बट एक रफ आइडिया लेके चलते हैं। मान लो सपोज करो कि हम कहते हैं मार्केटिंग हम किसी चीज की कर रहे हैं, तो मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि मिनिमम मिनिमम 1% कन्वर्जन तो होनी चाहिए ना। 1%। हाँ ये मिनिमम है, उससे ज्यादा नीचे आएगी तो मतलब बंद करने का फायदा है ना। जी सर। हाँ, फिर तो काम ही मत करो, वो एड मत चलाओ और वो धंधा बंद कर लो। तो मार्केटिंग करनी है तो मतलब वहां पर ये सोचो कि अगर 100 विजिटर्स आ रहे हैं आपकी दुकान पर या आपकी वेबसाइट पर, तो 100 लोगों ने क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर विजिट किया, और 100 में से एक तो एटलीस्ट कन्वर्ट होगा, मिनिमम मिनिमम। तो एक कन्वर्ट होगा तो आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है एक सेल पर, तो हमें ये देखना है। हो सकता है आपको एक सेल 50,000 की पड़ रही हो सकता है एक सेल पर आप 5 लाख कमा रहे हो। डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है आपका। अब जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी वाले क्लाइंट हैं, तो वो सीधा सीधा उनकी 50-60 लाख रुपए की दुकान बिक रही है मॉल के अंदर। वो कहता है एक अगर प्रॉपर्टी उसकी बिक गई तो उसे ना ना करते हुए 5-7 लाख रुपए उसे बच गए। मिनिमम कह रहा हूँ, इतने वो डीलर को दे देते हैं। ठीक है। तो मैं वही मान के चलता हूँ कि डीलर ही कर रहा है अपनी एड, बिल्डर नहीं कर रहा। तो डीलर को वो 5 लाख रुपए दे देते हैं 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बिकवाने के नाम पे, कमीशन। तो वो जो 5 लाख रुपए हैं, समझ लो एक सेल के अंदर जो प्रॉफिट है उनका वही तो दे रहे हैं। अब वो 5 लाख कमाने के लिए 100 क्लिक हमने अपनी साइट पर देने पड़ गए, तो हमने 5 लाख को डिवाइड कर दिया 100 से। ठीक है। तो हमें ये आ गया कि इतना एक अमाउंट मिल गया कि इतनी अमाउंट अगर मैं खर्च कर रहा हूं तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस है। 100 से करूंगा तो मतलब 1% सेल है, तो मतलब वो मैंने जितना कमाया उतना मेरे 5 लाख रुपए लग गए। अब उसको मैं आधा कर लेता हूँ, जो अमाउंट मेरे पास आई एक क्लिक की, उसे हाफ कर लिया मैंने 50%। कि भैया उसे हाफ कर लेता हूँ, मतलब एक अगर सेल लाने के लिए मुझे इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या फिर एक विजिटर के लिए मैं इतने पैसे मैक्सिमम दे सकता हूँ, उससे ज्यादा दूंगा तो मेरा मार्जिन खत्म हो जाएगा। और जितना मैंने 100 से डिवाइड करा था वो अमाउंट अगर मैं उतना खर्च कर रहा हूँ एक सेल लाने के लिए, तो मतलब मेरे को कुछ बच ही नहीं रहा ना। 5 लाख लगा रहा हूँ, 5 कमा रहा हूँ। जी सर। तो ये कैलकुलेशन है। तो ये कोई और नहीं बताएगा, ये हमें खुद देखना है। अगर किसी के लिए एड चला रहे हो, मान लो सपोज करो, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसका एवरेज टिकट साइज कितना है।
ठीक है। तो ठीक। अब परिधि जैसे ऑनलाइन सेल कर रही है गारमेंट्स, यही कर रहे हो ना? गारमेंट्स का। हाँ जी सर, वैसे मैं स्टोरी वगैरह ये सब पोस्ट करती हूँ। नहीं नहीं, वैसे तो चीजें तो वही हाँ जी हाँ बेच, जी। हाँ, तो मतलब आपका जो एक जो कपड़ा बेचते हो, तो वो एक ड्रेस कितने की आती है एवरेज? सर सबकी अलग अलग रेंज नहीं, मैंने होती है, थ्री नॉर्मल हंड्रेड से एवरेज। भी स्टार्ट हो जाती है। 300, तो हम्म। एवरेज मान के चलो, 300, 400 मान लो, 500, इतना तो बेसिक एवरेज रहता ही है, 500 हाँ तो हाँ। तक। हाँ, तो 500 अपने बेसिक रखा कि 500 रुपये एक प्रोडक्ट के अंदर आता है, और आपको मान लो उसकी कॉस्ट 200 आ रही है 500 वाले के लिए, राइट? तो 500 में अगर कोई सेल कर रहे हो, दो 200 में आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, आप 300 उसमें प्लस करके दे रहे हो, जिसके अंदर आपकी कॉस्टिंग भी है। मैं यही बोल रहा था कि जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आती है, जैसे एक ड्रेस है, वो 200 की पड़ी, प्लस शिपिंग है, शिपिंग भी आपकी कॉस्ट है, तो 50-60 रुपए उसमें प्लस कर दो, 260 रुपीज, 260 प्लस मार्केटिंग एक्सपेंस, मान लो 150 रुपये लगा लेते हैं, 250 प्लस 150, तो आपके होगा 400। और अगर 400 आपके एक्सपेंस आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप अगर 500 में बेच रहे हो, तो आपको सिर्फ 100 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मार्जिन है, मैंने मैंने बीच में क्या रखा है, मार्केटिंग एक्सपेंस 150। अगर वो 200 एक सेल होते, तो क्या होता कि आपका मार्जिन 50 रुपीज बचता है एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये चीजें हमें सोचना पड़ता है। और दूसरा फिर ये है ना, आगे कर करके चीजें पता चलती हैं, खाली ऐसी कैलकुलेशन ही, क्योंकि बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें रिटर्न भी आती हैं, रिफंड भी दिया जाता है, डैमेज भी निकलता है, वो भी एक कॉस्टिंग है। 10 प्रोडक्ट लेते हो ऑन एन एवरेज, उसमें डैमेज भी निकलता है, तो ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करने के बाद, ये हमारा एक्सपेंस है, उसकी एवरेज कॉस्ट निकालने के बाद फिर प्लस कहते हैं इतनी मार्केटिंग में, अगर 200 पर एक ऑर्डर निकलता है 200 रुपए की एड चलाने पे, और तो मुझे कितना चाहिए रिटर्न का, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, टिपिंग लगाने के बाद, तो हमें जितना बचेगा, अगर प्रॉफिट ही नहीं बच रहा, तो फिर हम उतना 200 भी क्यों देंगे? हम चाहेंगे कि मतलब 50 रुपीज के अंदर हमारी एक सेल आ जाए, या फिर हम उसे थोड़ा कॉस्टली करके बेचेंगे। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है मार्केटिंग में ना, तो बजट डिसाइड करना बहुत जरूरी है। और पहले से अगर हम ओवर स्पेंड कर रहे हैं, मान लो सपोज करो कि हम देख ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे, 300 रुपए की सेल आ रही है, एक 200 रुपये प्रोडक्ट है, 300 रुपए की सेल आ रही है, 500 रुपये तो टोटल एक्सपेंस यही हो गया, फिर प्लस शिपिंग के अलग लगा रहे हैं, 500 रुपए की बेच रहे हैं, तो हर ऑर्डर के ऊपर 60-70 रुपए अपनी जेब से लगा रहे हैं, उसमें से रिटर्न आ गई तो मतलब और नुकसान। तो ये हमें पहले खुद सोचना पड़ेगा कि हमें उसमें प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो ये सारी कैलकुलेशन पहले से करते हो, और ये आपकी कॉस्ट के अंदर जाता है, आपका जितना भी मार्केटिंग का एक्सपेंस है, क्योंकि कस्टमर तो आपका उसी के थ्रू आ रहा है ना, आपने वहां पे वो ऐड चला दी, तो प्रॉफिट आप ये देखोगे वहां से, तो मुझे प्रॉफिट आ गया, लेकिन ये जो मार्केटिंग में लगा रहे हो, वो कहाँ से कैलकुलेट करोगे? अपनी जेब से थोड़ी ना खर्च कर सकते हो। ये चीज है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि किस मीडियम पे जाना है, मतलब हमें जो कैंपेन चलाना है उसका हमारा गोल क्या है, अल्टीमेट मार्केटिंग गोल क्या है। या तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया है, आप ऑर्डर कर सकते हो, और ये आपके लिए इस तरीके से हेल्पफुल है क्योंकि आपको पता ही नहीं था। ठीक है ना? अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल फोन सैनिटाइज करने का आ रहा है, आप वैलेट सैनिटाइज करने का आ रहा है, आप यूवी लाइट वाले केसेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें पहले नहीं थी, अब बिल्कुल नहीं है। अब मैं मान लो वो चीज मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, या फिर मैंने इंपोर्ट करा ली, अब मैं ये उस चीज को बेचना चाहता हूँ, तो लोगों को पता ही नहीं होगी, तो वो खरीदेगा कौन? तो मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो अवेयरनेस के लिए कौन क्या चीज चाहिए? डिस्प्ले। अब डिस्प्ले के अंदर गूगल से ज्यादा बेटर है, गूगल के पास है ना, यूट्यूब है, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब ऐड चला सकते हो, क्योंकि कोई सर्च कर रहा है तो वहां आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर अवेयरनेस बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि लोग वहां पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
दूसरा आता है फेसबुक। फेसबुक बहुत स्ट्रांग है क्योंकि फेसबुक डिस्प्ले के मामले में बहुत अच्छा नेटवर्क है, क्योंकि वहां पे टारगेटिंग आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है। इससे क्या होगा कि आपकी जो कन्वर्जन है वो सस्ती आती है कंपेयर करोगे गूगल से। तो ये फर्क है। तो दो डिफरेंस समझ में आ गए। सर्च के अंदर आपने पहले बनाना है कैंपेन। अब कैंपेन लेवल में क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, आप कोई बताएगा? क्योंकि आपने एक बार बना भी लिए हैं और वीडियो भी 2-3 बार देख ही लिए होंगे। तो कैंपेन लेवल पे क्या सेटिंग्स होती हैं? हेलो। जी सर। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सारे सो गए क्या? मैंने क्वेश्चन ही करा नहीं 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 सर। है। तो मैंने ये पूछा कि कैंपेन के अंदर क्या क्या सेटिंग पूछता है, बेसिक सेटिंग, क्योंकि हमें माइंड में होने चाहिए कैंपेन में क्या सेटिंग होती है। हाँ, जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं वो कौन कौन सी सेटिंग है जो कैंपेन लेवल पे सेट की जाती है। कीवर्ड्स किया जाता है। नहीं, परिधि नोट वोट देख रहे हो क्या? नहीं सर, नोट्स तो आई नहीं। है ही नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। यही तो मैं सुनना चाह रहा था। ठीक है। और राम? सर पहले तो हमको सिलेक्ट करना है सेल्स का लीड्स का चाहिए, उसके बाद हाँ, हमारा आता है ये तो गोल हो डिस्प्ले गए, सब। ठीक है, ये तो गोल हो गए। हाँ, और इसके अंदर ये क्या है, ये देखो एक्चुअल में क्या है, देखो फर्स्ट जो विंडो आ रही है, जो खुली हुई है। जी। हाँ, जी सर। इसके अंदर वो पूछ रहा है कि गोल गाइडेंस, मतलब गोल की गाइडेंस ले रहा है वो। और जी सर। ये आपके चाहता है कि आप किस टाइप का कैंपेन करना चाहते हो, कि आपकी आपकी जो फोकस है वो कहाँ होगा। ठीक है, लेकिन ये उसके ठीक। हिसाब से आपको सेटिंग देगा। मतलब मेरे पास है ना बहुत सारे कंट्रोल है डैशबोर्ड में, बहुत सारे बटन है। तो वो सारे ऑप्शन आपको दिखाएगा नहीं, आपको वही ऑप्शन दिखाएगा जो आपके लिए चाहिए हो, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर मुझे सारे सेटिंग चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करके भी जा सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर पहले मुझे सेलेक्ट करना है कैंपेन का टाइप। तो मैंने जो बताया गोल क्या है, गोल वही है। अगर ई कॉमर्स चला रहे हो तो आपका शॉपिंग है, अदरवाइज डिस्प्ले। ठीक है, या तो सर्च है। तो सर्च पर मैंने कहा कि अगर जी सर। कैंपेन बनाते हो तो कैंपेन लेवल पे क्या सेटिंग होती है। तो सेटिंग कुछ नहीं होती ज्यादा ज्यादा। कैंपेन लेवल पे सबसे पहले पूछता है कि आपका नेटवर्क कौन सा है। इस सर्च का जो नेटवर्क है, आप जो सर्च की एड चलाना चाहते हो किस नेटवर्क पे चलाना चाहते हो, उसके पास दो नेटवर्क हैं। गूगल पे भी सर्च करते हैं लोग, उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करते हैं। वहां पे भी तो सर्च का बटन है ना। तो दो जगह सर्च करी जी जाती है। उसके अलावा थर्ड पार्टी जो गूगल की जो सर्च यूज कर रहे होते हैं, जो वेबसाइट है, वो भी उसके पार्टनर नेटवर्क पे आती है। पहले तो हमें नेटवर्क डिसाइड करना होता है कैंपेन लेवल पे, तो ये याद रखना है। तो जी। माइंड के अंदर अंदर एक चीज होनी चाहिए कि नेटवर्क डिसाइड होता है सबसे पहले। दूसरी चीज उसके बाद आता है हमारा लोकेशन। ये कैंपेन लेवल पे सेटिंग मिलेगी, ये आपको एड ग्रुप और एड के अंदर कहीं भी नहीं मिलने वाली सेटिंग। जो सेटिंग आपको यहाँ मिलेगी वो इसी लेवल पे मिलेगी। मान लो आपके पास दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिनकी जो लोकेशन डिफरेंट है, तो आप एक कैंपेन के अंदर दो प्रोडक्ट के एड ग्रुप बना के ऐड नहीं चला सकते हो, क्योंकि लोकेशन अलग होगी ना। जी। एक कैंपेन तो एक ही जगह टारगेट होगा ना, और मल्टीपल कर दोगे तो दोनों उसमें चलेंगे। तो यहाँ पर आपके जो कंट्रोल कहाँ क्या है वो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए, कि अगर मुझे कंट्री टारगेट करनी है या फिर कोई सिटी टारगेट करनी है, तो मुझे कैंपेन लेवल के अंदर सेटिंग में चेक करना है। तो पहले आपका हो गया नेटवर्क, देन हो गया आपका लोकेशन, लोकेशन के बाद आपकी लैंग्वेज। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। ऑडियंस हाँ यहाँ पर कर सकते हो, कैंपेन लेवल पे भी कर सकते हैं और अंदर भी हो सकती है ये एड ग्रुप लेवल पे भी। ठीक है, फिर आपका जो बजट और बिडिंग है, ये आपके यहाँ क्लिक होगी। ठीक है, बजट और बिडिंग हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। और फिर हम आगे जाते हैं। अब बनेगा हमारा एड ग्रुप। तो एड ग्रुप के अंदर क्या सेटिंग आ रही है? एड ग्रुप के अंदर आपका आएगा कीवर्ड। कीबोर्ड।
हाँ, तो ऐड ग्रुप में हम कीवर्ड्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड ग्रुप के अंदर ही आपकी ऐड क्रिएट होगी। तो जो आपका पहला कैंपेन है, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप है, ऐड ग्रुप के अंदर जो आएगी ऐड और कीवर्ड, ये डिसाइड होगी कि कौन सी ऐड चलेगी और कौन से कीवर्ड के ऊपर चलेगी। मतलब लैंडिंग पेज जो है यहीं पे डाला जाता है। वो ऐड में डाला जाएगा। जब ऐड क्रिएट करोगे ना तो वहां डाला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये ऐड बन रही है, तो यहाँ डालोगे ना लैंडिंग पेज फाइनल यूआरएल। फाइनल ओके। का मतलब हाँ, यहाँ पर जहाँ पे वो फाइनली लैंड करेगा। डिस्प्ले यूआरएल का ये है कि कई बार क्या होता है, यूआरएल बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो सारा का सारा तो वो गूगल दिखा नहीं सकता है ना, उसके पास तो जगह लिमिटेड है। तो वो डिस्प्ले यूआरएल वो डिफरेंट दिखा देता है कि यहाँ पर आप अपना कस्टमाइज बना सकते हो यूआरएल डिस्प्ले में क्या दिखाना है। लेकिन एग्जैक्टली जो क्लिक करके जाएगा वो यूआरएल कई डिफरेंट हो सकता है। मतलब सेम ही डोमेन का होगा, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे कोई और डोमेन दिखा दिया और वो कहीं और, वो जो यहाँ पे यूज करोगे वो सेम अपने आप .com ले लेगा। अब जैसे ये यूआरएल ये है और मैं डिस्प्ले में दिखाना चाहता हूँ कुछ और। तो यहाँ देख रहे हो कि इस तरीके से दिखेगा यूआरएल एसईओ सर्विसेज। एग्जैक्ट यूआरएल कौन सा है जहां पर ले जाना चाहता हूँ वो ये है, ठीक है। तो ये हो गया। देन आपकी जो हेडिंग है, ऑब्वियस है कि हेडिंग दिखेगी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, डिपेंड करता है आप किस डिवाइस पर देख रहे हो, उस पर क्या साइज अवेलेबल है। तो आपने कम से कम यहाँ पे 4 हेडिंग डालनी है, मिनिमम 3 तो डालनी है। तो 4 हेडिंग डालनी है। कई बार क्या आता है आजकल जो है ना, लोग गूगल जो ये खोलते हैं वो आप अपना स्मार्टफोन पे भी खोल रहे हो और डेस्कटॉप लैपटॉप अपना टेलीविजन पर भी। ये एक मिनट, आवाज किसकी आ रही है, बहुत इरिटेट कर रही है, रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी। तो अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है कि अब देखो एडवर्टीजमेंट है, अब ये क्या है, आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो सबसे पहला लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अपने जो मार्केटिंग के अंदर आपके कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करना है। कौन सी चीजें जो उसको ट्रिगर करती हैं कोई चीज लेने के लिए, और वो डिसीजन लेगा तो क्या सोच के लेगा। तो वो सारे जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपके बिजनेस के, कि क्या यूनिक फीचर्स हैं, क्या आप दुनिया से अलग कर रहे हो जो बाकी सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं और आप उससे बिल्कुल डिफरेंट ऑफर कर रहे हो। और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आप बिल्कुल डिफरेंट तो कर रहे हो लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहे, इतना डिफरेंट कर दिया कि मतलब लोगों को पता ही नहीं कि वो है क्या चीज। तो इजी होना चाहिए समझने में कि पता चले कि अपने को ऐसी कोई यूनिक चीज दे दी जिसका न बारे में किसी ने सुना ही नहीं है। तो लैंग्वेज इजी हो, आराम से समझ में आ जाए, और वो सारी चीजें हो जिसको देखकर आपसे वो चीज परचेज करेगा या फिर क्लिक करे आपकी ऐड पर। तो शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए उसे, डिस्काउंट, ठीक है, क्वालिटी, फ्री शिपिंग, फास्ट डिलीवरी, इजी रिटर्न, ठीक है, ओरिजिनल। भाई कई बार क्या होता है कि बंदा सारे ऑफर मिल रहे होते हैं, बाद में उसको ट्रस्ट नहीं आता ये वाली वेबसाइट बेचेगी नहीं बेचेगी। तो नीचे लिखा होता है 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स, है ना। तो आप यहाँ पे वो सारी चीजें बताओगे कि जेन्युइन प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि मतलब फेक और डुप्लीकेट है। कल को पता चले मैंने यहाँ पे शूज की ऐड देखी, क्लिक करा, ऑर्डर करा, सस्ता मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, बाद में पता चला एडिडास की कॉपी आ गई। तो वो चीज नहीं चाहिए। यहाँ पर बता रहे हो अपने यूजर को कि भैया सेफ एंड सिक्योर्ड है आप, और ये आपके फीचर हैं, 2 दिन के अंदर डिलीवरी है या सेम डे डिलीवरी है, नेक्स्ट डे डिलीवरी है। तो फॉर ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। हेलो, आवाज आपकी थोड़ी सी वो हो रही है।
तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐड क्रिएट करनी है, ठीक है, और इसे करना है डन। तो इस तरीके से आपका ये हो गया सर्च वाला कैंपेन रेडी। तो ऐड क्रिएट करना एक क्रिएटिव चीज है, हेडिंग के अंदर कीवर्ड आ जाए बहुत अच्छी चीज होती है कि मैं सर्च कर रहा हूँ वो वहां पे बोल्ड होके दिखेगा, और मेरे जो डिस्प्ले यूआरएल के अंदर मैंने वो सेम कीवर्ड डाल रखे हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। जो कोई एसईओ सर्विस सर्च कर रहा है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विस सर्च कर रहा है, तो मैं उसके हिसाब से हेडिंग बनाऊंगा, प्लस हम क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं, बेहतर क्या दे रहे हैं, वो सारे और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। तो इस तरीके से आपका ये सर्च का कैंपेन बन गया। अब आ जाते हैं दूसरा कैंपेन, आपका डिस्प्ले कैंपेन है। तो वही ये सेम प्रोसेस है ऑलमोस्ट, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। डिस्प्ले पर क्लिक किया, डिस्प्ले के अंदर दो चीजें हैं, स्टैंडर्ड और ये जीमेल कैंपेन। अब यहाँ पर क्या है कि फिर से उसने दो चीजें पूछी हैं आपसे कि आपने कौन सी ऐड चलानी है। तो एक स्टैंडर्ड ऐड है जिसके अंदर आपके पास नॉर्मल डिस्प्ले वाले कैंपेन रहेंगे, एक एक जीमेल का अलग से कैंपेन चला सकते हो जो जीमेल के ऊपर ऐड चलती है। नॉर्मली हर कोई ये नहीं चलाता, स्टैंडर्ड डिस्प्ले ही मैक्सिमम चलता है। जीमेल के ऊपर भी ऐड चलती है, वो तब चलती है, ये थोड़ा सा हैक है कि मतलब जैसे कॉम्पिटिटर की ऐड चलानी है, आपको पता है कि इस टाइप की मेल, मान लो आपको सब्जेक्ट लाइन पता है आपके कॉम्पिटिटर की, उन्होंने अब सब्जेक्ट में सबको मेल भेजी है जिनके पास उनके पास इंक्वायरी आई हुई है, तो उन कीवर्ड्स को टारगेट करके जीमेल पर कैंपेन चला सकते हो। लेकिन ये इसके रिजल्ट कितने आते हैं कितने नहीं आते, जब आप खुद से चलाओगे तभी पता चलेगा। नॉर्मली स्टैंडर्ड ऐड चलाओगे तो स्टैंडर्ड ऐड के अंदर आपने फिर वही जो कैंपेन लेवल पे जो सेटिंग है, आपको यहाँ पे करना है, नाम डालना है कैंपेन का, और फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, बिडिंग वो सेम ही है, बजट भी सेम है, इसके अंदर कोई नहीं है। ऐड ग्रुप के अंदर क्या आपके पास आ रहा है, ऐड ग्रुप के अंदर आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ विजय जी, हाँ जी। मैंने आपको बोला था ना मेरे को अभी जाना हाँ पड़ेगा। आपको जाना है, ठीक है, कोई नहीं। तो और आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक कल का है क्लास? है। कल का देखता हूँ, मैं बता दूंगा, मॉर्निंग में कंफर्म कर दूंगा। ठीक, आप रिकॉर्डिंग आज भेज दीजिए हाँ मुझे। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, आज तो पता नहीं, कल भेजूंगा। कल मॉर्निंग में भेज हाँ दीजिए। हाँ ठीक। तो डेमोग्राफिक हो गया, जैसे डेमोग्राफी के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ गए कि डिस्प्ले है, मेल फीमेल क्या टारगेट करना चाहते हो किस एज ग्रुप में। लेकिन इसकी क्या होती है कि डिपेंड है कि ये हो, मतलब अगर किसी ने लॉगिन ही नहीं कर रखा किसी जीमेल पर, और कोई अब डिस्प्ले किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है, जैसे एनडीटीवी पे ऐड चल रही है और मैंने कोई जीमेल लॉगिन ही नहीं किया हुआ, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि मेरी एज ग्रुप क्या है। ठीक है, अब मैं प्राइवेट विंडो से खोलूंगा, मेरा एज ग्रुप नहीं पता चलने वाला। तो ये तो सिर्फ डिस्प्ले के अंदर है ना, वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे पहुंचे, लेकिन एक्यूरेट होता नहीं है यहाँ इस सब चीजों के अंदर। हाँ बस ये कंटेंट टारगेटिंग कर सकते हो कि किस कंटेंट पे ऐड दिखानी है। तो यहाँ पर मेन आता है पहले कीवर्ड। आप कुछ कीवर्ड्स से रिलेटेड अगर कोई कंटेंट है तो वहां पर कीवर्ड डाल सकते हो कि इन कीवर्ड से रिलेटेड वेबसाइटों पर आपकी ऐड दिखे, या फिर यूट्यूब चैनल पर, या फिर किसी वीडियोस के ऊपर अगर इस टाइप का कंटेंट है तो वहां पर दिखे। या फिर मैं टॉपिक सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक है लास्ट, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में जाओगे तो प्लेसमेंट में क्या है कि वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे डालना है आपने कीवर्ड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एसईओ, ठीक है, अब एसईओ सर्च कर दिया मैंने और वेबसाइट पर क्लिक करा, तो यहाँ पर देखो सर्च इंजन जर्नल है। अब ये एसईओ से रिलेटेड वेबसाइट है, इसके ऊपर ट्रैफिक वो बता रहा है कि इतने इंप्रेशन पर वीक है, 10 मिलियन टू 15 मिलियन इंप्रेशन है एक हफ्ते के। अगर मैं खाली इसी वेबसाइट को टारगेट करता हूँ तो मुझे इतने इंप्रेशन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी प्लेसमेंट हो गई। देन यूट्यूब चैनल है कि मान लो एसईओ से रिलेटेड जो यूट्यूब चैनल है मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ, जैसे सेलेक्ट कर लिया। तो इसके पूरे चैनल में 96 वीडियोस हैं, तो 96 वीडियो में किसी भी वीडियो के ऊपर ऐड चलती रहेगी मेरी। अच्छा, ये भी नहीं चाहता मैं पर्टिकुलर किसी वीडियो पे चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ सर्च किया। अभी क्या है, हाउ टू बिकम एसईओ एक्सपर्ट, हिंदी के अंदर है, और मैंने इसी को सेलेक्ट कर लिया। इसके वीडियो पर ही ऐड चलाना चाहता हूँ, मैं कहीं नहीं चलाना चाहता। तो मैंने प्लेसमेंट डिसाइड कर ली कि इस वाली जगह पे मुझे अपनी ऐड चाहिए, डिस्प्ले वाली।
ठीक है, देन सर हमें ऐड चलाने से पहले ये नहीं देखना चाहिए कि वो पेज मतलब चैनल कैसा है, उसके अच्छे सब्सक्राइबर लाइक्स व्यूज है या नहीं? देखो यहाँ पे ये देखो ना, जरूरी मैंने है? जैसे एसईओ करा तो यहाँ पर वो बता रहा है ना, देखो कितने। तो ये देख के ही करेंगे ना? हाँ, तो ये दिखा तो रहा है कि 12.6 के व्यूज हैं इसके। तो आपको यहाँ पर ये चाहिए, देखो इसका कितना है, 32.8 के, मतलब इतने व्यूज हैं तभी तो हम टारगेट करेंगे ना। तो ये वो टॉप वाले ही दिखाएगा, वो ऐसे भी जिस कीवर्ड पे डालोगे ना तो उन्हीं को वही दिखाएगा जो टॉप वाले होंगे। अब मान लो कोई आ रहा है, ये वाला जो वीडियो है, एसईओ फॉर बिगनर रैंक वन इन गूगल 2021, इस वीडियो को अगर मैं टारगेट करता हूँ तो मुझे वही लोगों को टारगेट कर रहा हूँ ना जो लोग एसईओ सर्च कर रहे हैं और वो सेम टॉपिक पर आ रहे हैं, और मैं वहां पर सेम ही ऐड दिखाऊं कि रैंक कैसे करें हम अपनी वेबसाइट को गूगल में। तो चांसेस है ना वो लोग मेरे पास क्लिक करके मेरे पास ट्रैफिक आएगा। ये चीज है। फिर आता है कंटेंट टारगेटिंग। फिर वही है, कंटेंट टारगेटिंग में मैं कीवर्ड सर्च कर सकता हूँ, कीवर्ड डाल दूं कि किस कीवर्ड की वेबसाइटों पर मुझे दिखे। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे ऐड क्रिएट करनी है। ऐड के अंदर क्या है, आपको इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। फाइनल यूआरएल मतलब क्लिक करने के बाद कोई जगह तो खुलेगी, यहाँ से आप ऐड क्रिएट कर सकते हो। ये आपको टूल मिला हुआ है जहां पर ये खुद से क्रिएट कर देता है रिस्पॉन्सिव ऐड। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करते जाओ, हेडिंग डालो, डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे, वो सारी चीजें आपकी ऐड क्रिएट होती जाएगी। बस उसको कुछ नहीं करना, क्रिएट ऐड पर क्लिक करना है। और एक दूसरा तरीका है कि भैया मुझे तुम्हारी वाली ऐड मुझे पसंद नहीं आ रही, तो मैं उसको खुद से क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर चेंज किया और अपलोड करने का ऑप्शन दे दिया मैंने। अब मेरे पास ऐड बनी हुई है तो मैं उसे अपलोड कर सकता हूँ। चूज फाइल, यहाँ पर हर चीज का वो दे रखा है कि किस फॉर्मेट के अंदर मुझे चाहिए। अपलोड करने के लिए अपने कैनवा में हर वो बना लो। और दूसरा जो साइजेस हैं, साइजेस का भी बता रखा है कि किस साइज की इमेजेस डलेगी। तो आपको ये फॉर्मेट और साइज पर क्लिक करोगे तो ये सारे फॉर्मेट दिखा रहा है कि अवेलेबल फॉर्मेट्स क्या है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो गया। और ये इसमें क्या है कि टारगेटिंग हमने पहले डिसाइड कर रखी है, कीवर्ड्स पर चलाना चाहते हैं तो हम क्रिएटिव दिखा देंगे, और यूट्यूब है तो यूट्यूब के हिसाब से। ऐसे ही सेम है, वीडियो ऐड बनानी है तो इसे भी लीव कर देते हैं। मतलब इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि कैंपेन क्रिएट करना। बस पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। शॉपिंग के अंदर मैंने बताया था कि मर्चेंट सेंटर अकाउंट होना चाहिए। जब तक आपके पास ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो ये बनेगा नहीं। पहले आपको मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां पे प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे, देन दोनों को आपस में लिंक अप करना है। ठीक है, और लिंक अप करने के बाद जैसे अभी कोई अकाउंट, इस वाले अकाउंट में कोई लिंक अप नहीं है तो यहाँ नहीं दिखा रहा। अगर मेरे को अकाउंट स्विच करना पड़ेगा, मैं अभी नहीं कर रहा। वीडियो एड पर देख लेते हैं, वीडियो एड्स। अब हमारे पास क्या है, वीडियो एड के अंदर कैंपेन के टाइप है, कस्टम वीडियो कैंपेन है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या दिखा सकते हैं, इन स्ट्रीम एड दिखेगी, वीडियो के ऊपर डिस्कवरी ऐड दिखेगी, अगर कोई वीडियो देख रहा है या फिर कोई सर्च कर रहा है तो वहां पर ऐड दिखा सकते हो। नॉन स्किपेबल ऐड भी आपने देखी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको 15 सेकंड की नॉन स्किपेबल ऐड बनेगी। ठीक है, ये पूरा वीडियो दिखेगा, 15 सेकंड का वीडियो दिखेगा दिखेगा उसे, और जब तक वो देखेगा नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो बहुत कंपनियां इस टाइप की ऐड भी चलाती हैं, लेकिन वीडियो ऐसा होना चाहिए कि 15 सेकंड के अंदर आपने सारा कंटेंट, मेन मेन कंटेंट तो बोल ही दिया। अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो आपकी पूरी वीडियो देखेगा, अदरवाइज नहीं तो मतलब छोड़ दो। ठीक है, ये कन्वर्जन वाली नई ऐड बनाई है। यहाँ पे कन्वर्जन सेटअप करना पड़ेगा पहले। और इन स्ट्रीम ऐड के अलावा आउट स्ट्रीम ऐड होती है जो उसके अलावा डिस्प्ले होती है। शॉपिंग ऐड, ये वही है, प्रोडक्ट मर्चेंट सेंटर के साथ
कनेक्ट होने के बाद चलेगी। तो हमें या तो कस्टम वीडियो ऐड बनानी है या फिर नॉन स्किपेबल बनानी है। आउट स्ट्रीम बनाने का फायदा नहीं है, दो मेन चलेगी। तो मैं नॉर्मल बना रहा हूँ। सर स्किपेबल ऐड बनाने का भी फायदा नहीं है ना इतना, देखो, मोस्टली लोग skip कर ही देंगे। हाँ तो अगर आपके पास ऐड भी ऐसे होने चाहिए ना जो 15 सेकंड के अंदर सारा मैसेज डिलीवर कर दे। अगर अटेंशन ग्रैब करनी मैं है तो आपकी, स्किपेबल की बात हाँ कर रही हूँ। हाँ स्किपेबल की बात कर रहा हूँ। नॉन स्किपेबल हो चाहे स्किपेबल हो, कोई भी ऐड है वो 15 सेकंड के अंदर अंदर अगर वो यूज कर रही है, मान लो पहले ही आपने वो सारी चीजें बता दी, मान लो आप क्या वीडियो देखने जा रहे हो कि कैसे गूगल पे रैंक 1 पे आना है, और मैं अपनी ऐड के अंदर स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि मतलब अगर तुम अपनी वेबसाइट को गूगल में नंबर 1 पे लाना चाहते हो तो मैं ये ट्रिप बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप 1 मिनट रुकोगे, वही चीज देखने आ रहे हो, वही मैं आपको ऐड में दिखा रहा हूँ, तो क्यों करोगे स्किप? हाँ अगर मैं वहां पर कुछ और बताऊंगा कि हाँ ठीक है यूट्यूब का वीडियो कैसे क्रिएट करना है मैं बताऊंगा, तो आप इसको स्किप ही करोगे ना। गलत टारगेटिंग करूंगा, मेरा मैसेज अच्छा नहीं है, तो लोग उसको स्किप ही करेंगे। कई बार होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि जब आपको एडवर्टीजमेंट दिख रही होती है, आप उस ऐड को देख रहे होते हो, होता होगा ऐसे कई बार। जैसे हम प्रोडक्ट वगैरह हाँ की देखते हैं हाँ ना। हाँ, तो उसके अंदर हम्म। ऐड भी उसी सेम प्रोडक्ट की चल रही है, तब रुक जाते हो ना। आपने कोई मोबाइल फोन का रिव्यू देखा और मैं वहां पे बता रहा हूँ कि मान लो सेम प्रोडक्ट का रिव्यू मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदने की सोच रहे हो तो मैं इसका जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? आप वही देखने के लिए तो वीडियो खोल लेते। तो आप रुकोगे, ऐड देखोगे, आपको नहीं फर्क पड़ता कि ऐड है या वो कंटेंट है तो वीडियो ही ना। और आपको जो मैसेज चाहिए, जो चीज चाहिए, इंफॉर्मेशन मैं वहां पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसलिए रुकोगे, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर वही है कि बजट, यहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन चलता है। तो वीडियो व्यूज व्यूज के पैसे देने हैं आपने, कितने व्यूज हुए कितने उसके पैसे देने हैं। यहाँ पर अपना बजट बता दोगे, भैया मेरा बजट इतना है, डेली का बजट कितना है, या फिर आपका कैंपेन का टोटल बजट कितना है, वो यहाँ पर बता दोगे। सर ये पर व्यू का बजट है वो क्या इस टोटल बजट से ही काटेगा? हाँ वो टोटल बजट से ही काटेगा। जब तक वो टोटल बजट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने ये बोल दिया कि 500 रुपये लगा दिए मैंने, टोटल है कि वो कितने व्यूज आए, आपको ये पता है कि 500 से ऊपर मैंने खर्च ही नहीं करने, है ना। जी। जैसे बच्चों को है ना, जैसे मेले देखने जा रहे हो तो माँ बाप बोल देते हैं ये पकड़ 200 रुपये, अब इससे ऊपर नहीं मिलेंगे। तो आप उन्होंने क्या बजट के ऊपर एक कैपिंग लगा दी, 200 उनका टोटल बजट है। अब वो छोले भटूरे खाए या फिर वो झूला झूले या कोई सामान खरीदे, ठीक है। और अगर वहां पे डेली का बजट बना दिया, पॉकेट मनी है भैया, डेली के अगर तेरे को 50 रुपये मिलेंगे तो डेली के 50 ही मिलेंगे, 50 से 60 नहीं हो सकते। और टोटल लगा दिया, उसका मतलब ये है कि एक दिन पे वो खर्च करे या वो एक हफ्ते चलाए, कि भैया मेरे को तो इतने पैसे मिलने हैं, इतने मिल गए। अब वो खर्च मैं एक दिन में करूं या 2 दिन में करूं, तो उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर टोटल बजट लगा दिया तो मान लो आपको एक दिन के अंदर 150 रुपीज खर्च करने, तो आप कर सकते हो, एक 180 भी कर सकते हो, 200 भी कर सकते हो, अप टू जो आपका टोटल बजट है वहां तक। अगर आपने पर डे का लिमिट लगा दिया तो वहां पर अगर वो पर डे का 50 रुपीज है तो वो कैपिंग लगी, 50 से ऊपर खर्च ही नहीं कर सकते, 1 रुपये ऊपर भी। तो हमेशा क्या होता है कि हम कई बार टेस्ट करते हैं कोई कैंपेन चला के, क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा। और हमने अगर मान लो सपोज करो कि मैं, मेरे पास प्रोडक्ट है ये, उसकी ऐड चला रहा हूँ और मेरा टोटल बजट है 2,000 रुपये का। मैं उसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि 5 दिन ऐड चला के देख लूँ टेस्ट करने के लिए। उसमें मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 2,000 को 5 से डिवाइड करके, तो 500 मान लो मैं पर डे के हिसाब से 4 दिन चला सकता हूँ। सपोज करो कि मेरा जो बजट है एग्जॉस्ट हो गया इवनिंग तक,
₹500 मेरे खर्च हो गए। उसके बाद क्या होगा, मेरा कैंपेन स्टॉप हो गया। अगले दिन वो नेक्स्ट डे ओपन होगा, फिर वो ऐड चलेगी, फिर वो हो सकता है आफ्टरनून में ही खत्म हो जाए मेरा बजट। तो मेरी ऐड है, पूरे दिन तो चली नहीं ना, तो मैं क्या एनालाइज करूंगा? एक हफ्ते बाद मैं देखूंगा कि इतने दिन ये मेरी ऐड चली, ₹2000 खर्च हो गए, मुझे आइडिया नहीं लगा कि कितनी सेल आई। अगर मैं एक डे के हिसाब से एनालाइज करना चाहता हूँ तो मैं उसके अंदर वो फ्री छोड़ देता हूँ, भैया मेरे को ₹2000 खर्च करने हैं, वो तुम एक दिन में खर्च करो चाहे 2 दिन में करो। तो मुझे ये पता चल गया, मान लो सपोज करो एक दिन के अंदर ₹2000 खर्च हो गए, तो मुझे ये पता चल जाएगा ना, ₹2000 एक दिन में खर्च करने के बाद मुझे रिजल्ट कितना आता है। अदरवाइज पूरे दिन का डेटा तो कलेक्ट ही नहीं हुआ ना, मुझे कुछ घंटों का हुआ है। तो एनालाइज अगर करना है प्रॉपर तो हमें पूरा डिटेल में चाहिए। तो समझ गए ना बात को? ठीक, हाँ सर समझ तो गए। कैंपेन एनालाइज कर अगर वैसे करोगे तो मतलब एक फेयर जो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे कि सही में वो वर्क करा या नहीं करा। हो सकता है आपके लिए कर जाए, हो सकता है ना करे, है ना। अगर आपका एड पूरे दिन ही नहीं चला तो आप उस दिन को जज नहीं कर सकते ना, कि आपने कुछ घंटे जी ऐड सर। चलाई है। हो सकता है वो रात को कन्वर्जन आती है आपकी, हो सकता है इवनिंग के अंदर कन्वर्जन आपकी अच्छी आती है। तो जरूरी नहीं है, जब तक आप उसको पूरा एनालाइज नहीं करोगे तो पूरी पोटेंशियल नहीं देख पा रहे, तो पता ही नहीं है, मतलब प्रॉपर टेस्ट करना है उसका। तो सेम है ठीक है। कि बजट आपने ये टोटल और डेली वाला वो जो है, आपको पता चलेगा कि भैया मैंने कैंपेन का टोटल बताया, ₹5000 खर्च करे। अब वो ₹5000 मैं लगा तो रहा हूँ, अब वो 5000 हो सकता है 2 दिन में खत्म हुए, तो मुझे पता चल गया कि ₹2500 पर डे के अगर मैं खर्च करूंगा तो मेरे को हर रोज मुझे इतनी सेल आने की उम्मीद है। अब मुझे चलाना है नहीं चलाना मुझे डिसाइड करना है। अगर मैं वही ₹2000 खर्च करता, 4 दिन में डिवाइड कर देता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली वो पूरे दिन में क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था। तो ये चीज है, तो पिक्चर हमेशा तब क्लियर होती है जब हम उसको अच्छे से देखें। ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक। एनालाइज करने के लिए इजी रहेगा। फिर देन आपका वही कंट्री, लोकेशन, लैंग्वेज, सारी टारगेटिंग सेम ही है। सर तो ये कैसे रहता है कि व्यूज हो इतने पैसे कटे वो हम ही करेंगे? नहीं नहीं, वो देखो, एक जगह क्लिक का हिसाब देते हो, एक जगह इम्प्रेस व्यूज का हिसाब दोगे। मान लो आप ये लगा लोगे ना कि एक व्यूज है, मान लो ₹20 आपने लगा दिया, मेरे को ₹5 व्यूज के हिसाब से खर्च कर रहे हो, कम से कम से स्टार्ट करोगे ना कि ₹5 लगाए तो कितने व्यूज आए मेरे। आपको लगा कि कम आ रहे हैं तो आप 5 के 7 कर लोगे, तो धीरे धीरे बजट इंक्रीज करते जाओ, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इतने इतने रुपए खर्च करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट आ रहा है। कभी भी ज्यादा से कम नहीं करना, स्लोली स्लोली बढ़ाना है। अगर क्लिक के पैसे दे रहा हूं तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा कि ₹10 क्लिक, मैं सीधा ₹50 ₹100 क्लिक नहीं स्टार्ट करना। मैं यहाँ पे मिनिमम से स्टार्ट करूंगा। मैंने ₹10 क्लिक बताया सर्च एड में, और अगले दिन मैं देखता हूँ रिजल्ट के अंदर मुझे वहां पर है ना 5 ही क्लिक आए या फिर आए ही नहीं। एड एक्टिव है, अप्रूव्ड है, सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन कोई क्लिक नहीं आया। तो या तो मेरे कीवर्ड जो मैंने चूज किए हैं उनके अंदर सर्चेज नहीं है, ठीक है। अगर सर्चेज हैं और उसके बाद भी कोई क्लिक नहीं आ रहा, इंप्रेशन नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि मतलब मेरी ऐड खुल ही नहीं रही है। तो मेरे को थोड़ी सी बिडिंग को इंक्रीज करना है, तो 10 की जगह मैं 15, 12, 13 ऐसे करके धीरे धीरे इंक्रीज करता जाऊंगा। फिर देखूंगा कि अब मेरे पास इंप्रेशन आने लग गया, तो अब मैं उसको देखूंगा कौन सी पोजीशन पे मेरी ऐड दिख रही है। ठीक है। जब मुझे ऐड की पोजीशन पता चल गई यार 3rd पेज पे दिख रहा हूँ, तो मुझे 1st पेज पे आना है। तो उनकी बिडिंग को धीरे 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 इंक्रीज करके मुझे पता चल जाएगा कि फाइनली इतने पैसे दूंगा तो मैं फर्स्ट पे दिखूंगा। ऐसे इंप्रेशन का है कि आपने कम से कम आपने ₹2 लगाए, ₹2 इंप्रेशन देने को तैयार हूँ, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, ₹3 लगा दो। धीरे धीरे करके आपको ₹10-15 के अंदर, अगर मान लो सपोज करो आपको इंप्रेशन आने शुरू हो गए, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया एक इंप्रेशन का कितना पैसा खर्च हो रहा है सर ना। वैसे आपके अकॉर्डिंग कितने लगाने चाहिए? देखो डिपेंड करता है, इसके अंदर कोई फिक्स नहीं है कि कई बार आपको है ना, ये लगा लो ₹2-2.5 क्लिक के अंदर भी इंप्रेशन आ जाता है अच्छे वाला डिस्प्ले के अंदर, ठीक है।
और कई बार आपको महंगा भी पड़ता है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, और उसमें बिडिंग सिस्टम है सारा। अगर ज़्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं तो बिडिंग कॉस्टली जाएगी, कम लोग हैं तो मतलब उसी के हिसाब से जाएगा। तो ये सारा सेम सिस्टम है, ठीक है। तो ये बजट जो डिसाइड करना है वो सारा वैसे ही रहेगा। अब ये सारे देखो, वही सारी चीज सेम है। आपका कीवर्ड, टॉपिक और प्लेसमेंट वही, डिस्प्ले ही है ये, बस यहाँ पे वीडियो है, ठीक है ना। तो कॉस्ट पर जो हम कह रहे थे कि भैया मेरे को वो देना है, ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट डालनी है, वीडियो का यूआरएल मुझे एंटर करना पड़ेगा। अब मैं मान लो सपोज करो मुझे इस वाली वीडियो की चाहिए, अब क्या चलाना है, स्किपेबल, तो स्किप वाला बटन आ गया। और डिस्कवरी करूंगा तो डिस्कवरी का मतलब ये आपके जो कोई सर्च कर रहा है तो वहां पर इस तरीके की स्पॉन्सर वाली ऐड दिखती है। और बैनर ऐड के लिए मुझे बैनर बनाना पड़ेगा। तो ये मेरी ऐड क्रिएट हो गई। अब मैं जिस जगह पे प्लेसमेंट करूंगा वहां पर वो यूट्यूब पर दिखेगी। अब वीडियो पार्टनर भी होते हैं, जैसे अदर वेबसाइटें होती हैं, डेस्कटॉप पर देखोगे तो इस तरीके की ऐड खुलती है। बस क्लिक करेगा, मेरी वेबसाइट पर विजिट हो गई, मेरा फाइनल यूआरएल है। और डिस्प्ले यूआरएल के अंदर मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिंक बता दूंगा कि मुझे ये दिखाना है। कॉल टू एक्शन अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो ये भी लग जाएगा। बाय नाउ, इंक्वायर नाउ, रजिस्टर नाउ, जो मेरे को देना है, ये हेडिंग है। अब ये इतनी दिखेगी। तो मैं यहाँ पे अपना ब्रांड नेम भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये ऐड क्रिएट करनी है, क्रिएट कैंपेन, तो ये आपका वीडियो ऐड बन गया। तो ये मतलब ये बहुत सिंपल है। यहाँ सिर्फ हमें ये समझना है कि क्या दिखाना है। अगर कंटेंट आपको पता नहीं कि क्या दिखाऊंगा और उससे मेरा काम चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको मॉर्निंग तक शेयर कर दूंगा, और तब तक आप ये सारा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। लेकिन सर एक बार वो बताना, वीडियो ऐड बनानी कौन सी है, वो कैसे होगा? ये ये तो तो हुआ बन कि गई ना, किस पे लगानी है। ये किस पे नहीं लगानी, ये बनी हुई, ये ऐड ही लगाई है मैंने, यहाँ पे सर्च करा है, ये यूट्यूब पे होनी चाहिए आपकी ऐड। यूट्यूब के ऊपर अपलोड करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च करा अपने वीडियो को, मेरे पास मैंने अपलोड किया हुआ था यहाँ पे वीडियो, और उसमें सेलेक्ट कर लिया मैंने कौन सा वीडियो की ऐड बनानी है। तो मेरे को ऐड बना के यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। और सेम अच्छा, मुझे लगा ईमेल इस आईडी के पे ऊपर मेरा, लगाने हाँ के लिए हाँ की हाँ, है। ये हो गया ना। नहीं, लगाने के लिए नहीं करा ये ये वाली ये, लगानी है। हाँ ये लगानी है, ये वीडियो इस तरीके से चलेगी, ये ओके। हमारी ऐड है। और कहाँ लगानी है वो यहाँ पे है, ये रहा प्लेसमेंट में। अब मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, और इसके अंदर वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया। कोई अगर यहाँ पे इन वीडियोस पे आ रहा है मान लो, ठीक है, तो मैं अपनी ऐड को यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि इन दो वीडियो के ऊपर कभी भी कोई क्लिक करेगा तो मेरी ऐड वहां पर शो होगी, इस तरीके से। 52 सेकंड की सर चलेगी? हाँ चलेगी। कितने की होती है? मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। मैक्सिमम कितने की मिनट, कितने सेकंड्स की होती है? मैक्सिमम आपका 30 सेकेंड होती है। 52 कैसे होगा फिर? ये वीडियो मेरा इतना बड़ा है, अगर कोई स्किप नहीं करेगा तब। उससे पहले स्किप कर जाते हैं हम लोग, अगर करने वाले होते हैं ना। कोई बड़ी वाली इमेज निकाल लेता हूँ वीडियो। ऐसे तो वीडियो मेरे पास और बड़ी भी रखी हुई है, जैसे अब ये वाली वीडियो है मेरी, बहुत बड़ी वीडियो है, ठीक है, 7 मिनट की है। अगर कोई पूरा देखना चाहेगा तो देख सकता है ना। स्किप करने के लिए वो 30 सेकंड के अंदर, विद इन 25 और 30 सेकंड के अंदर वो स्किप कर जाते हैं लोग, और कुछ करने वाले और से भी जल्दी कर जाते हैं। तो मतलब ये टारगेटिंग के ऊपर है। अगर कोई देखना चाहता है तो मेरा पूरा बड़ा बड़ा वीडियो उसकी जगह वो मेरा ही देख ले, कोई जरूरी थोड़ी ना है, मना थोड़ी कर सकता। बट अगर स्किप नहीं करेंगे तो ये 7 मिनट तक चलेगी? चलेगी।
तो फिर जो हम वीडियो देखने आए हैं वो, फिर वो इसके बाद। भैया देखो सिंपल है, आप अगर इसको देख रहे हो तो आप उसको देख रहे हो ना, आपकी मर्जी है। तो गूगल वो तुम आपको रोक थोड़ी ना सकता है कि आप ये देखो ये ना देखो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये अरे मेरे को वर्थ है देखना वॉचिंग, तो आप उसको रुकोगे ना तो उसको देखोगे। अगर आपको नहीं लग रहा तो आप स्किप मार जाओगे। स्किप क्यों मारते हैं इंसान? नहीं क्या? देखनी। नहीं देखनी। और मान लो सपोज करो सर ये कि वीडियो यूट्यूब पर होना चाहिए, हाँ ये यूट्यूब पे होना चाहिए, वरना नहीं होगा। वरना नहीं होगा। अब क्या है कि सेम ही ईमेल आईडी, ये मैंने यूट्यूब से सर्च कर लिया, मेरे को पता था कि चैनल का नाम ये है, तो मैंने वो सर्च करा, वो सारे वीडियो आ गए, उसमें सेलेक्ट कर लिया कौन सा मुझे दिखाना है अपनी ऐड में। अगर यूट्यूब पे नहीं होगा होस्टेड तो नहीं चलेगा। अच्छा सर, ठीक है। वीडियो ऐड चलाने तो यूट्यूब पे होना जरूरी है। तो यहाँ पर ठीक देखो है अभी सर। बजट और एंड डेट और बिडिंग मैंने डाली नहीं हुई, तो इस वजह से वो टिक दिखा रहा है क्या 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 चीजें यहाँ पर अभी डलनी है। बजट डालना है, स्टार्ट डेट अगर एंड डेट मैंने कुछ नहीं डाली। हाँ, खुद का यूट्यूब चैनल ना हो तो फिर वीडियो वो तो तो चला नहीं सकते। नॉर्मल नहीं, क्यों नहीं है, जीमेल से अपना जाओ तो आपके नाम से तो बाय डिफॉल्ट होता ही है एक चैनल। यूट्यूब अच्छा। पे जाओगे तो एक चैनल तो नाम से बना ही होता है, उसको जरूरी नहीं कि ब्रांडेड के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, वो वीडियो आप उसे पब्लिक रखो बस। ठीक है सर। है ना? तो यूट्यूब पे ऐड चलानी है तो आपको वो चाहिए चाहिएगा, अगर वो उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है सर। ठीक फिर ओके, बाय, कल मिलते हैं। है। ओके सर, ठीक है सर।